एवरीवन। नाउ आज हम एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ऑल्दो द सिलेबस के अंदर इसकी वेटेज काफ़ी अच्छे मार्क्स की है, बट यस नंबर ऑफ पेजेस की बात करें तो ये काफ़ी कम पेजेस के अंदर ये चैप्टर हमारा कवर होगा। तो नाम सबने सुना होगा और रिसेंटली भी एक आईपीओ इसका आने वाला है और फ्यू डेज में मतलब आ भी चुका है और आने अभी एग्जिस्टिंग है इसका आईपीओ। और नाम से मेरे को लगता है कि सबको पता होगा, और जो थोड़ा लेट इस वीडियो लेक्चर को मेरे देख रहे होंगे तो उनको हो सकता है थोड़ा लेट मिले, बट राइट नाउ अगर हम बात करें ब्रोकफील्ड तो इसका एक रीट बेसिकली हम बोले तो उसका एक आईपीओ मार्केट में आ चुका है। इनिशियल ऑफर उन्होंने अपना लॉन्च कर दिया है। तो नाम मैंने आपको चैप्टर दिखाने से पहले मैंने आपके सामने नाम इसका बता दिया है। अगर हम स्टार्ट करें इस चैप्टर के बारे में तो ये फॉल करेगा हमारा इंडियन इक्विटी फंड बेस्ड। तो इंडियन इक्विटी फंड बेस्ड भी मैंने बताया था अर्लियर आईसीडीआर के अंदर, आईसीडीआर फॉल करेगा, देन रीट फॉल करेगा, इनवीट फॉल करेगा और एआईएफ आने वाला है वो इसके अंदर बेसिकली फॉल करेगा। देन नॉन फंड बेस्ड की अगर बात करें तो उसके अंदर स्वेट इक्विटी शेयर्स, ईसोप और चैप्टर नंबर 5 हम उसके बारे में डील करेंगे। बट ठीक है, वो मैं अर्लियर भी बता चुका हूं और आज मैं स्टार्ट करता हूं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। रीट देखो नाम से बड़ा अच्छा लग रहा होगा, रीट हमें है क्या रीट, और ठीक है फाइन। रीट इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये चीज नोट करेंगे कि क्या इसके बारे में इंडिया में ये कॉन्सेप्ट अभी न्यू आया है। पहले इसको कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे, या फिर इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं इस कॉन्सेप्ट को। हम एक तो मैं बैकग्राउंड और एक इसके बारे में बात करूं तो क्या होगा हमारा बैकग्राउंड, और सेकंड हमारा इसके बारे में क्या होगा इसके कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रक्चर। बेसिकली अगर मैं इसमें बात करूं तो इसका क्या होगा स्ट्रक्चर। तो अगर बैकग्राउंड की बात करें तो क्या आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट अभी इसने न्यूली बोर्न कॉन्सेप्ट है इंडिया में? ये क्या नया नया कॉन्सेप्ट इंडिया में आया है? मतलब बोल सकते हैं कि हाँ, हार्डली अ डिकेड, मतलब एक हार्डली 10 साल भी नहीं हुए हैं इस कॉन्सेप्ट ने अपने इंडिया में, मतलब हार्डली 10 ईयर्स, इवन 10 ईयर्स से भी कम। और इंडिया में रीट बहुत कम है, मतलब आज लेटेस्ट अगर मैं आज की बात करूं तो मैं आपको सेबी की साइट से भी विजिट करवा दूंगा अगर आज, और आपके नोट्स के अंदर भी आपको कुछ पुराने एडिशंस हैं तो बात एक अलग है। जिन बच्चों के पास न्यू एडिशन होंगे उनको आपको देखने को मिल जाएगा देयर आर नंबर ऑफ रीड्स इन इंडिया। तो आज चेक करेंगे कि कैसे हम चेक करते हैं कि रीड्स कितने हैं, कहाँ जाके ये मिलेगा हमें, और आज टिल डेट आज के दिन ये कितनी हमारी रीड्स रजिस्टर्ड हैं सेबी की साइट पे। ठीक है, तो उन सबसे पहले मैं बात करता हूं उसके बैकग्राउंड की। तो जो रीट है हमारा उसके बैकग्राउंड में अगर हम चलें तो ये कॉन्सेप्ट ऑल्दो यस इंडिया में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा न्यू है, इंडिया में न्यू है, बट इसने जो कॉइन किया था ये, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले कहां से इसका ओरिजिन हुआ था? इसका ओरिजिन हुआ था हमारे यूएसए से। तो यूएस में ये कॉन्सेप्ट हमारा 1960 के अंदर ने एंटर किया था। जनरली क्या होता है हमारे इंडियंस के अंदर ना सेविंग करने की बड़ी एक अच्छी हैबिट या बैड हैबिट बोल सकते हैं। तो इंडिया के अंदर सेविंग करने की हर एक पर्सन के अंदर, मतलब अगर घर में मम्मियों की भी अगर हम बात करें तो उनके पास भी चोरी कर करके अपने पास ये तो बेसिकली सेविंग्स रहती हैं सबके पास। ठीक है, तो सबके पास अपनी सेविंग करने की एक हैबिट होती है। लेकिन वहीं पे उसके वजह में अगर हम यूएस में बात करें, यूएस के अंदर सेविंग से ज्यादा उनका जो नेचर होता है एक्सपेंस करने का। ठीक है, तो वहां लोगों के पैसे को किस तरीके से रोका जाए, या वहां की बेसिकली मैं बोल सकता हूं किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, और वो पैसा अपने एक्सपेंस पे ना लगा के कैसे उस पैसे को हम रूटीन एक्टिविटीज में लेके, और गवर्नमेंट ऑफ यूएस के पास या इंडिया के पास वो पैसा आए। तो उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए यूएस ने कॉन्सेप्ट को एंटर किया जनरली। देखो देन उसके बाद यूएस के बाद बहुत सारी कंट्रीज ने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। अब आप बोलोगे सर बार बार ये कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट, मतलब आपने बता दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे तो मैं बाद में आऊंगा, बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग इसकी कहां से हुई हमारी अगर हम बात करें 1960। ठीक है, किसने की? यूएस ने। ठीक है, यूएस ने। उसके बाद इस बिटवीन मैनी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया, बट यस अगर मैं इंडिया में बात करूं तो 2008 के अंदर एक कमेटी का नाम सबने सुना होगा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर,
इसकी फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। बेसिकली ये कमेटी थी और इस कमेटी की बेसिकली रिकमेंडेशन के ऊपर ये कॉन्सेप्ट कहां इंट्रोड्यूस किया गया, म्यूचुअल फंड के अंदर। और उस म्यूचुअल फंड के सेगमेंट को हमने क्या नाम दिया, रियल एस्टेट म्यूचुअल। सबको म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट पता होगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। म्यूचुअल फंड बस एक तरह से मैं बोल सकता हूं, म्यूचुअल फंड आपका एक पोर्टफोलियो मैनेजर का काम करेगा। आपने अपनी चंक्स, छोटे पैसे, आप जहां पैसा लगाओगे यूनिट्स, लाइक फॉर एग्जांपल हम 500 रुपीज से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस भी आएगा म्यूचुअल फंड में और इसमें। 500 रुपए आपने अपने लगाए और फर्दर उस पैसे को कहां, डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स के अंदर वो पैसा कौन लगाता है, म्यूचुअल फंड। और एक तरह से मैं बात कर सकता हूं, आपके पोर्टफोलियो मैनेजर का जनरली काम कौन करेगा, म्यूचुअल फंड। आपके पास एक्सपर्टाइज नहीं है, उस एक्सपर्टाइज को कौन देगा, म्यूचुअल फंड। तो 2008 के अंदर AMFI की रिकमेंडेशंस के ऊपर ये सब्जेक्ट, बेसिकली ये सब्जेक्ट एक अलग से चैप्टर किसने इंट्रोड्यूस किया, म्यूचुअल फंड ने। बट जो इसका वेरी बेसिक पर्पस था, वो पर्पस इसका फिर भी फुलफिल नहीं हो पाया, वो मैं आपसे बात करूंगा। देन उसके बाद इसको एक सेपरेट, मतलब इतना बूम इंडिया में इसको नहीं मिला म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स को। उसके पीछे रीजन ये था, म्यूचुअल फंड का आपको सबको पता होगा, म्यूचुअल फंड के अंदर स्पॉन्सर, म्यूचुअल फंड इज ए ट्रस्ट बेसिकली। म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसा लगाता है कौन लगाता है, स्पॉन्सर। जो पैसा कौन नहीं लगा सकता, स्पॉन्सर, मतलब जो उसको बनाता है तो उसके अंदर वो पैसा नहीं लगाएगा। तो कुछ श्योरिटी इश्यूज आए थे। और रियल एस्टेट मैं बोल सकता हूं कि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट, एक हाई अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन रेट है, तो उससे उसका बेनिफिट, उसका एडवांटेज कौन लेता, सिर्फ रिच पीपल, जो पावरफुल पर्सन थे वही इसका बेनिफिट ले सकते थे। हम और आप जैसे, अगर मैं बात करूं बीइंग अ CS स्टूडेंट, आप लोगों के पास इतनी पावर स्टीयरिंग, इतने पैसा, इतना फंड्स नहीं होगा कि आप इस कॉन्सेप्ट का बेनिफिट ले पाओ, बेसिकली इन्फ्लेशन का बेनिफिट ले पाओ। देन उसके बाद 2013 के अंदर बेसिकली इसको एक ड्राफ्ट बन के आया सामने। अच्छा, इसको क्यों इस टाइम पे इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट रीट ने जन्म क्यों नहीं लिया, क्योंकि अब मैं ड्राफ्ट जब ये बन के आया 2013 में, उस टाइम पे भी इसके अंदर क्या था, टैक्स, एक तरह से इसको पास थ्रू स्टेटस इसको नहीं मिला था। देन बीजेपी गवर्नमेंट एंटर आई और कांग्रेस गवर्नमेंट ने चेंज किया, मतलब मैं बोल सकता हूं गवर्नमेंट का चेंज हुआ। और फर्स्ट फाइनेंस बजट बेसिकली 2014 का जब बीजेपी गवर्नमेंट ने रिलीज किया, तो उसके अंदर इन्होंने पास थ्रू स्टेटस को क्या कर दिया, पाथ दे दिया, पेव द पाथ ऑफ पास थ्रू स्टेटस ऑफ रीट। एंड देन फाइनली इसके अंदर रीट के कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया। सेबी ने भी क्या किया, इसको ज्यादा डिले ना करते हुए सेबी ने भी इसको अपनी एनुअल जनरल मीटिंग, जो सेबी की भी होती है, AGM, जो भी इसकी एनुअल जनरल मीटिंग थी, 10th of August 2014 वाले दिन रीट रेगुलेशंस को क्या कर दिया, बेसिकली मेटरलाइज कर दिया और इसको रेगुलेट कर दिया, इसको ड्राफ्ट कर दिया और इसको फाइनलाइज, सेबी ने इसको अप्रूवल अपनी AGM के अंदर दे दी। ठीक है। देन उसके बाद सेबी ने इसको बेसिकली 26 of September 2014 वाले दिन इसको ऑफिशियल गैजेट के अंदर, बेसिकली बोल सकते हैं ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, उसके अंदर इसको क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। और सबसे अच्छी चीज इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन ही इसका क्या था, डेट ऑफ नोटिफिकेशन। तो जिस दिन इसको नोटिफाई किया गया था, जब रेगुलेशन नंबर 1 पढ़ेंगे इसका सेबी रीट रेगुलेशन 2014 के अंदर जाके, तो वो बताता है कि इसका क्या है, शोर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड कमेंसमेंट। तो बेसिकली कब ये इफेक्ट में आया, 26 of September 2014 वाले दिन इमीडिएट बेसिस पे इसने अपना इफेक्ट लाना स्टार्ट कर दिया। और देन उसके बाद रीट हमारा सिलेबस में पिक्चर में आया। एंड देन किस वे में सेबी ने इसे कोडिफाइड किया, सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014। अब सबके माइंड में आएगा, सर क्या ये ट्रस्ट की फॉर्म में होगा या कंपनी? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज ही मैं बेसिकली ओवरव्यू लेक्चर, जिसने ये लेक्चर मिस कर दिया उसको आने वाले चैप्टर के अंदर फाइट करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर को बेस बना लो, इस आज के लेक्चर को पढ़ लो, आने वाले 1 या 2 लेक्चर, 3 लेक्चर जो भी हमारे चलने वाले हैं, मैं लिटरली मैं बोल सकता हूं वो लड्डू होंगे। बस वो जस्ट उठा के हमें रीड करना है, कॉन्सेप्ट आज ले जाओगे, उसको जस्ट हमें क्या करना है, पॉलिश करना है बस। ठीक है। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। एक हिस्ट्री पता लग गई,
1960 में इफेक्ट में आया, उसके बाद यूएसए में आया तो और कंट्रीज ने इसको फॉलो किया। देन 2008 में म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस बनी, फिर भी इस कॉन्सेप्ट को बूम नहीं मिला। 2013 में ड्राफ्ट किया, देन 2014 में सेबी ने इसको अपनी 10th ऑफ अगस्त वाले दिन इसको अप्रूव करके 26 सितंबर से इसको अप्रूव कर दिया। एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए कि रीट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि एग्जांपल्स में खेलते हैं। एग्जांपल एक लेमन तरीके से अगर इसको हम उठाएं तो ये जो रीट कॉन्सेप्ट है क्या होता है। देखो इधर ध्यान दो, ये आप, ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको नाम दूंगा इन्वेस्टर। आप हो इन्वेस्टर, आपके पास पैसा है और आप चाहते हो मैं उस पैसे को मटेरियलाइज करूं, उसको कैपिटलाइज करूं। बेसिकली आपकी थिंकिंग है मैं उस पैसे को लगाऊं और मुझे जस्ट वो पैसा अपने पास घर में सेव नहीं करना, उसको मैं चैनल में लेके आऊं। क्योंकि जब तक वो पैसा चैनल में नहीं आएगा ग्रोथ कंट्री की नहीं होगी। जब भी आपने इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर भी पढ़े होंगे वो कि किस तरीके से बैंकिंग करके एंड किस तरीके से हम उसको क्रेडिट रेटिंग और किस तरीके से वो स्टेबलाइज बेसिकली वो चीजें होती हैं। इसी तरीके से सबसे पहला वे, अगर आप रिच हो, आपके पास हाथ में पैसा है, तो आप इस पैसे को कहां लेके जाओगे। अभी इस टॉपिक से अगर मैं कनेक्ट करूं तो आप उस पैसे को कहां लेके जाओगे। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, मुझे साउथ इंडिया का इतना नहीं पता बेसिक नेचर, तो हरियाणा की, यूपी की या कोई भी एक अनपढ़ लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, हर कम्युनिटी को मैं इसमें काउंट करूंगा। सबके माइंड में सबसे पहला क्या आएगा, प्लॉट ले लो, ठीक है। बट क्या आपको लगता है कि अगर ये 100 स्क्वायर फीट का भी अगर हम प्लॉट लेते हैं तो क्या आपको लगता है कि अच्छी खासी जगह पे जिसकी हमें लगता है कि इसकी ग्रोथ होगी, तो क्या ये हमें 20-30 लाख से कम मिल जाएगा। तो क्या आपके हाथ में 20-30 लाख चाहिए। बट दिल करता है। इंडिया एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी कंट्री है जहां इन्फ्लेशन हमारा बड़ी तेजी से बढ़ता है। इन्फ्लेशन मतलब प्रॉपर्टी के अंदर भी रेट बढ़ेंगे और अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स में वो आपको डबल पैसा जनरली दे जाता है, ठीक है। अब कुछ मेरे से बोलेंगे कि नहीं सर हमने प्रॉपर्टी ली थी और वो तो आज तक वहां की वहां स्टैंड है। मतलब जिनको इसमें पर्सनली चाहिए तो मेरे से पर्सनली बात कर सकता है कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी और कहाँ नहीं करनी, मैं पूरा अच्छे से सजेस्ट कर दूंगा, बट कुछ परसेंटेज मेरा भी होगा उसमें, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ऐसा है बहुत सारी जगह जहां डबल डबल और ट्रिपल भी हमारी वो होगी। कुछ ऐसे एरियाज जहां हमें ये एक्सपेक्टेड है, उसके एडजेसेंट एरियाज सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बेसिकली एक्वायर कर लिए हैं। लाइक कहीं से हाईवे जाने वाला है, कहीं कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, कहीं इंडस्ट्रियल एरिया, लाइक बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया मतलब वो आने वाला है, या फिर और कोई इंडस्ट्रियल एरिया आने वाला है हमारा, तो वहां उस एरिया में अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करोगे, आज आपको लगेगा जंगल है, लेकिन आने वाले 5 ईयर और 10 ईयर्स के बाद वो मंगल हो जाएगा अपने आप से। तो बेसिकली ऐसे एरियाज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करो, जैसे दिल्ली से वो इंडस्ट्री स्विच होके सारी की सारी कहां जा रही है, बड़ी और उधर से मानेसर, उधर से मतलब ये सारी चीज शिफ्ट हो रही है, तो ऐसी चीजें। तो बट ये तो बात आती है जिसके पास हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल होंगे, जिनके हाथ में मोटा पैसा होगा, तो ये तो पैसा लगाने की बात है उनकी, तो मतलब जिससे पैसा लगाना है। अब एक आपको ना बचपन से सारे एक चीज बोलते हैं, शेयर में पैसा लगाओ, शेयर में पैसा लगाओ, शेयर में पैसा लगाओ, तो इससे तो आप क्या बने प्रॉपर्टी के, इसमें जो आप क्या बनोगे प्रॉपर्टी के ओनर, इसमें आप क्या करोगे, इसको परचेज, इसके बदले में क्या दोगे आप, पैसा, ठीक है। कुछ जिसको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो ड्राफ्टिंग मेरी फॉलो कर लो, उसके अंदर मैंने पूरा बताया, सेल एग्रीमेंट बनेगा और सेल डीड बनेगा, देन उसके बाद क्या क्या क्लोजेज होंगे एंड ऑल दैट, वो सारा कुछ आपको लीगली वहां मिल जाएगा। देन उसके बाद क्या मैं बोल सकता हूं इसको कि हमारा ये फर्स्ट है। देन सेकंड, अगर मैं सेकंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहूं तो हमारा क्या होगा, कहां करोगे, रिलायंस, टाटा, या अगर हम आज अपने वाले एग्जांपल को आगे बढ़ाएंगे तो डीएलएफ, यूनिटेक, अंसल करेंगे। अब इसके अंदर करेंगे तो क्या हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इनका काम क्या है, कंस्ट्रक्शन का, डेवलपर का, ठीक है। अब इनके आपको पता होगा ये कंपनी की फॉर्म में है, तो इनके शेयर्स के अंदर पैसा लगा सकते। क्या मैं बोल सकता हूं इसको हम फाइनेंशियल
सेक्टर बोल सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। लाइक अब इसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, आईपीओ के अंदर पैसा लगाना है या फिर लीव वेट फॉर वेल, इसके अंदर मैं बोलूं आपको प्राइमरी मार्केट में पैसा लगाना है या सेकेंडरी मार्केट। कुछ तो ये सोचना है, हमें तो सब कुछ आता है, ये वाला तो हमें आता है, आगे स्किप कर लें। अगर आपने स्किप कर दिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं ये कॉन्सेप्ट आपका यहीं अधूरा रह जाएगा। पूरे कॉन्सेप्ट आप कर लोगे लेकिन पूरी लाइफ टाइम के लिए आपका कॉन्सेप्चुअली आप वीक हो जाओगे इस चीज को लेके। तो प्लीज आगे स्किप मत करना कोई भी इस चीज को, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट का मतलब आईपीओ, ठीक है। अब अगर कोई भी कंपनी अपने इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आ रही है, फर्दर पब्लिक ऑफर लेके आ रही है, राइट इश्यू लेके आ रही है, तो ये तो हमारा होगा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लेके आ रही है, दैट इज प्राइमरी। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब सर अगर इसको हम कहां से, स्टॉक मार्केट यानी एनएससी, बीएससी, यहां से अगर हम इसको खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो एक तो हमारा वे हुआ। अब शेयर के अंदर पैसा लगाए तो आप क्या बनोगे इसके, शेयर होल्डर्स। क्लियर हो रहा है, हम क्या बनेंगे, शेयर होल्डर्स। इसके बदले में क्या मिलता हमें, डिविडेंड, करना। अब ये हमारा हो गया सेकेंड वे। थर्ड वे अगर हमें करना है, हम क्या करें, हम बेसिकली क्या करेंगे, अभी हमें डीएलएफ को ही उठा रहा हूं, हम डीएलएफ के, हम बेसिकली मैं बोलूंगा रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाएंगे, और ये लाइक डीएलएफ का। अब ये रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड क्या करेगा, वेट फॉर वेट, हम कहां पैसा लगाएंगे, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड में। अब ये रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड कहां पैसा लगाएगा, देख लो इधर, डीएलएफ के शेयर्स में। इसका शेयर होल्डर कौन बनेगा, म्यूचुअल फंड। अब ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह पैसा लगाएगा, वो सेग्रीगेट कर सकता है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का म्यूचुअल फंड है। अच्छा, म्यूचुअल फंड में भी आपने कुछ कुछ पढ़ा होगा, ऑल्दो अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है हमारा, अभी क्या हमारे फाइनल में सिलेबस में ही नहीं है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, और उसकी एनएवी क्या होती है, बेसिकली डेली बेसिस पे एनएवी काउंट होती है, बट यहां उसका भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम उसके शेयर्स परचेज करेंगे, हम नहीं, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड, किसके, डीएलएफ के, यूनिटेक के। अभी मैं रिलायंस को काउंट नहीं कर रहा हूं फिलहाल यहां के लिए, यहां मैं बोल रहा हूं डीएलएफ के, यूनिटेक के, इनके शेयर्स परचेज करेंगे, ठीक है। तभी मैंने नाम लिया रियल एस्टेट म्यूचुअल। अच्छा, क्या एक मैं बीच, अभी मैं एक काम करता हूं इसको ना, डीएलएफ, एक काम, एक अभी नोट नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, अभी मैं सिंपल म्यूचुअल फंड में पैसा बोल रहा हूं, ठीक है। उसमें मतलब क्या, इनके किसी के भी शेयर के अंदर पैसा लगा देंगे, तो एक तो ये हो गया, और हमें क्या मिल जाएगी, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, हम क्या बन जाएंगे, यूनिट होल्डर्स। समझ में आ रहा है, बिल्कुल स्क्रैच से चल रहे हैं, और आज कॉन्सेप्ट का आपको समझ में आएगा। अब जो कॉन्सेप्ट आने वाले हैं बिल्कुल ध्यान से, हम कहां पैसा लगा रहे हैं, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड। वो क्या था, इक्विटी म्यूचुअल फंड, बेसिकली टाइप्स होते हैं, इसको मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड का नाम दूंगा। अब हम कहां पैसा लगा रहे हैं, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड, 2008 में जो कॉन्सेप्ट आया था। अब ये क्या करेगा, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड, ये पैसा लगाएगा डीएलएफ के अंदर, यूनिटेक के अंदर, अंसल के अंदर, ठीक है, ये इनमें पैसा लगाएगा। अब ये इनके अंदर पैसा कैसे लगाएगा, या तो बताओ क्या करेगा, क्या करेगा, बेसिकली इनके शेयर्स करेगा परचेज, और या फिर क्या इनकी प्रॉपर्टी परचेज कर सकता हूं, प्रॉपर्टी भी परचेज कर लेगा, ठीक है। रियल एस्टेट में नेचर होता है वो प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकता है। अब होगा क्या, अब इसके बदले में हमें ये क्या मिलेगी, यूनिट्स। बट ध्यान रखना, यहां कुछ इसकी एक दो बातें ध्यान रखना, यहां स्पॉन्सर जो म्यूचुअल फंड को बनाते हैं वो इसके अंदर पैसा नहीं लगा सकते। दूसरी चीज यहां जो हमें, जो इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, इनकम मिलेगी, जो रिवेन्यू मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेंगे, वो कैसे मिलेगा, ओनली प्राइस अप एंड डाउन, प्राइस एप्रिशिएशन, ठीक है ना। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहां मैं इसको मिक्सअप ना हो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बात आ रही है समझ में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट कहां पैसा लगाएगी, डीएलएफ के अंदर या यूनिटेक के। अच्छा, ये अब इसके शेयर नहीं परचेज करेगी,
ये कहां पर क्या परचेज करेगी? प्रॉपर्टी। क्या करेगी? प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी। अच्छा यहां भी ना एक बात बोलता हूं मैं, ये क्या करेगी? होल्ड करेगी प्रॉपर्टी को, होल्ड नहीं करेगी। और प्रॉपर्टी को परचेज यानी एक्वायर, यहां मैं यहां से काट के यहां लिख रहा हूं, प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगी एंड सेल करेगी। और जो इसमें डिफरेंस आएगा वो हमारा इनकम होगा, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? यूनिट होल्डर्स में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? प्रॉपर्टी को वो होल्ड करेगी एंड डेवलप करेगी, या फिर प्लस उसको एंड वर्ड आएगा बीच में, एंड रेंट पे देगी, या फिर क्या करेगी? उसको लीज पे देगी। ऑल्दो रीट अभी नहीं बता रहा हूं, चलो छोड़ो। मतलब प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगी, होल्ड करेगी, देन उसको एंड देन उसको आगे उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करेगी, उसको रेंट पे देगी, लीज पे देगी। और जो वहां से जो मेन यहां से पैसा आएगा ना, रीट का मेन टारगेट क्या होता है? प्राइस एप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं लेना है, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देके, लीज पे देके, जो वहां से इनकम आएगी, रेंट आएगा, उस रेंट से, लीज से जो भी हमारी इनकम आएगी, उसको किस में डिवाइड कर देना? यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अभी मैं नहीं जा रहा हूं कॉन्सेप्ट में कि कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना है रीट को, कितना रीट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस चीज के मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक बार दोबारा से, पहला पैसा कहां लगाना है? डायरेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर, पहला केस वो हो गया। दूसरा केस आप डायरेक्ट आईपीओ, एफपीओ, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में पैसा लगा रहे हो। दूसरा केस ये हो गया। तीसरा केस आपको लगता है कि मेरे को सरदर्दी नहीं लेनी, तो आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के अंदर पैसा लगा दो, कम पैसा है वहां पैसा लगा दो आपका, अब वो आगे फर्दर कहां इन्वेस्टमेंट कर देंगी? डीएलएफ के अंदर, अंसल के अंदर, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट, रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तीसरा, आप रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, वो बेसिकली आगे उनकी प्रॉपर्टीज को सेल करेंगी, सेल करके उसको परचेज करेंगे, देन उसको सेल करेंगे, यानी प्राइस एप्रिसिएशन का आपको बेनिफिट मिलेगा। वहां स्पॉन्सर अपना पैसा नहीं लगाता। बेस्ट पार्ट उसका क्या था? वहां स्मॉल यूनिट्स भी आप परचेज कर सकते हो, यूनिट होल्डर 500 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में अब हमें आगे बढ़ना है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसका पर्पस क्या है? ये आपके पैसे को लेगी, आप यूनिट होल्डर बनोगे और उसको आगे फर्दर प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगी, देन उसको होल्ड करेगी। अच्छा यहां तो चाहिए आप खरीदते ना रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड में, उसी टाइम पे सेल कर दो, बट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर आपको प्रॉपर्टी एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए होल्ड करनी पड़ेगी, और देन उसके बाद वो आपको सेल करनी है तो कुछ क्राइटेरिया है। आपको जो पैसा अगर आपको सेल किया है तो या तो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दो 90%, सारा का मतलब 90%, या फिर आप उसको फर्दर ही इन्वेस्टमेंट करो, बट यहां ऐसा नहीं है। अच्छा यहां स्पॉन्सर अपना पैसा नहीं लगाएगा तो रिलायबिलिटी फैक्टर कम है, वहां स्पॉन्सर को मैंडेटरी अपना पैसा लगाना पड़ेगा। स्पॉन्सर्स की भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में होगा, तो थोड़ा सा श्योरिटी रीजन से, मतलब एक इंश्योरेबिलिटी रीजन से इसको हमने अच्छा माना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को। ऑल्दो मैं बोल सकता हूं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अर्लियर जब ये कॉन्सेप्ट आया इंडिया में 2014 में अर्लियर, तो उस टाइम पे सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए कॉन्सेप्ट आया था, अमीरों के लिए कॉन्सेप्ट आया था, बट धीरे धीरे बदलाव आया। उस टाइम पे मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज की आपको करनी होती थी। अर्लियर आई गेस 10 लाख था, अर्लियर आई गेस, देन उसके बाद 2 लाख किया, और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कम करके 2019 के अंदर अमेंडमेंट की, कुछ अगस्त आई गेस अमेंडमेंट हुई थी, एंड देन राइट नाउ इसके क्या स्टेटस चल रहा है? 50,000। आप 50,000 रुपए भी अगर आपके हाथ में है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इतना समझ में आ रहा है सारा? अब हम इसके कॉन्सेप्ट के अंदर एंटर करते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है। नोट डाउन आप करते रहना, इसको पॉज करके कर लो, क्लास वालों ने कर ही लिया होगा। इधर ध्यान दो, आप इन्वेस्टर, आपने कहां लगाया पैसा? रीट के अंदर। सबसे पहली बात तो एक चीज क्लियर हो गई सबको? रुको, इससे भी पहले ना मैं एक बात बताना चाहूंगा। ये हो आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, ठीक। फिर मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा कैसे। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अब जैसे नाम से पता लग रहा है ये क्या है हमारी, सबने सुना होगा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर इंडियन ट्रस्ट एक्ट, तो ये रजिस्टर्ड होगी कहां?
सेबी के पास। कहां रजिस्टर्ड होगी? सेबी के पास। और ये एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट मानी जाएगी कहां? इंडियन ट्रस्ट एक्ट। ठीक है ना? तो इसको हमें रजिस्टर करना पड़ेगा कहां? सेबी के। वही बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या वहां आपको लगता था कि ट्रस्ट क्यों बनाई जाती है? बेसिकली ट्रस्ट में बेसिकली जो उसको बनाता है, जो ऑथर ऑफ द ट्रस्ट होता है, वो क्या करता है? अपना जो इंटरेस्ट है उसके अंदर वो क्या करता है? बीक्वेथ करता है एक तरह से किसी दूसरे को, और किसी तीसरे के बेनिफिशियरीज के लिए। ऑथर ऑफ द ट्रस्ट बेसिकली इसमें एक तरह से मान के चलो कौन होंगे? एक तरह से स्पॉन्सर। और कौन किसके बेनिफिट के लिए इसको ट्रस्ट को ओवरसी करेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टी। ठीक है ना? अब ट्रस्टी हैं तो ट्रस्टी किसके बेनिफिट के लिए काम करेंगे? बेनिफिशरीज। अब यहां हमारा बेनिफिशरीज कौन होगा? यूनिट होल्डर्स। तो अभी फिलहाल के लिए बात करते हैं। तो ट्रस्ट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सर ये कंपनी क्यों नहीं है? सर ये एलएलपी क्यों नहीं है? या पार्टनरशिप फर्म क्यों नहीं है? देखो, यस मैं बोल सकता हूं कि कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो बेस्ट माना गया है, तभी हम बोलते हैं कंपनी फॉर्म में बिजनेस करो। बट उसी दौरान हम कंपनी को थोड़ा सा ये क्या मानते हैं, थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कि थोड़ा सा डिफॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा है कंपनी में, तो आपकी सिक्योरिटीज को केयर टेक इतना नहीं कोई करेगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट सेबी ने समझते हुए क्या कॉन्सेप्ट को लेके आया? ट्रस्ट का। ठीक है, अब ट्रस्टी क्या करेगा? बेनिफिट के लिए काम करेगा। किसके? बेनिफिशियरीज। यहां बेनिफिशियरी कौन है? जनरली यूनिट होल्डर्स, बट वो भी लोग हो सकते हैं जो आपको बोरोइंग्स देंगे, बेसिकली लोन देंगे, तो वो लोग भी इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है ना? तो अब आपके ना माइंड में कुछ क्वेश्चंस अराइज होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल एस्टेट? रियल एस्टेट का मतलब क्या होगा? देन उसके बाद रियल एस्टेट एसेट का मतलब क्या होगा? उन सबके मैं डेफिनेशन पार्ट पे आने के बाद सबका मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। अभी फिलहाल के लिए हमने ट्रस्ट बनाई। ट्रस्ट कौन? ट्रस्टी। बट अब ट्रस्ट को बनाता कौन है? जैसे कंपनी कौन बनाता है? प्रोमोटर्स। इसी तरीके से ट्रस्ट को कौन बनाएगा? स्पॉन्सर या, ठीक है, तो इसको कौन बनाएगा? स्पॉन्सर्स बनाएंगे। अब बात करेंगे कि कौन स्पॉन्सर बन सकता है। क्या आप लोग स्पॉन्सर बन सकते हो? मैं स्पॉन्सर बन सकता हूं? नहीं, एक्चुअली नहीं। और इसका थर्ड अगर मैं बात करूं, इसमें जो मैं बोल सकता हूं कि रीट हमारी हो गई। पार्टीज टू द रीट कौन होंगे? एक क्वेश्चन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया उधर द पार्टीज ऑफ द रीट, तो उसमें पहला कौन लिखोगे आप? स्पॉन्सर, ट्रस्टी, एंड द लास्ट वन इज मैनेजर। सुना होगा, ये तो नाम तो सुना ही होगा मैनेजर। कंपनी में भी मैनेजर होता है, यहां भी वर्ड होता है द मैनेजर। तो एक से ज्यादा मैनेजर हो सकते हैं, बट एक स्कीम के लिए, स्कीम नहीं बोलूंगा, एक बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट के लिए, एक डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट के लिए, एक स्कीम के लिए, उसके लिए एक मैनेजर होगा। एक से ज्यादा उसके लिए नहीं होगा। को मैनेजर हो सकता है, बट एक इमीडिएट मैनेजर वो एक ही होगा। हाँ, डिफरेंट अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया, डिफरेंट रियल एस्टेट एसपीवीज बनाई है, अभी वर्ड मैंने यूज गलत किया, एसपीवी बनाई है, तो उनके लिए अलग अलग मैनेजर कर सकते हैं। बट यस, द मैनेजर हम एक के लिए एक को ही रखेंगे। ठीक है, तो मैनेजर हुआ। अब इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें देखने को मिलेंगे। अब कॉन्सेप्ट चलता क्या है? ये पैसा कहां से आएगा रीट के अंदर? इनिशियल जो फंड होंगे रीट के अंदर वो कहां से आएंगे? स्पॉन्सर। तो क्या मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बताऊं? देखो, उससे पहले मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या चलेगा। अभी हमने बात की थी इन्वेस्टर्स, अब इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? अब रीट को पैसा चाहिए, रीट के अंदर ये क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट। अब रीट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बदले में क्या लेंगे? इनकम। अब इन्वेस्टमेंट किस में करेंगे? यूनिट्स। रीट जो है वो शेयर तो इश्यू नहीं कर सकता है, वो क्या इश्यू करेगा? यूनिट्स। अब यूनिट्स के बदले में हमें क्या मिलेगी? क्या मिलती है? इनकम, बेसिकली डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट, राइट? इंटरेस्ट इनकम, जो भी उसको इनकम मिलेगी उसके बदले में वो इनकम इनको अवेलेबल हो जाएगी। अब ये इंटरेस्ट के ऊपर बेसिकली हमें टैक्स फ्री इनकम ये लेने के लिए ही टाइम लग रहा था। ठीक है ना, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो अब ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब इनके पैसे को कौन ध्यान रखेगा? कहां लगाया जाएगा? अच्छा, ये पैसा आया, इनके पास ये पैसा आया, इस पैसे को कहां जाएगा? मैनेजर। अब ये मैनेजर क्या करेगा? इसको आगे फर्दर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। अब वो इन्वेस्टमेंट की कौन सारी इन्वेस्टमेंट करने की गारंटी कौन लेगा? मैनेजर। क्या मैं बोल सकता हूं सर ट्रस्टी के साथ भी कोई एग्रीमेंट बनेगा हमारा? ट्रस्टी को हम देंगे फीस, जो इसकी मैनेज करने की फीस,
इसके बदले में इसके साथ हम क्या करेंगे, ट्रस्ट डीड, क्या बनाएंगे, ठीक है ना। जो इसके जहां क्या लिखा होगा इस ट्रस्ट डीड के अंदर, हमारा राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी, कहां आएगा, रेगुलेशन नंबर 9 के अंदर आएगा फिलहाल के लिए लिखने के लिए। देन मैनेजर है, अब ऐसे तो हम इसको नहीं अपॉइंट कर सकते, इसके साथ भी एक एग्रीमेंट बनेगा, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, IMA का नाम देंगे, लिख लो साफ साफ, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट। अब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट के अंदर मैनेजर्स की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो कहां लिखी जाएंगी, रेगुलेशन नंबर 10 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। अच्छी बात कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। गंदी बात मतलब आपको ये चीज पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी, तो पढ़ना है तो बेर एक्ट, सेबी के बेर एक्ट या सिक्योरिटी लॉ की जो भी आपने, जिनसे भी आपने सिक्योरिटी लॉ पढ़ा है उनकी बुक उठा के आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 10 इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, इसके अवज में इसको, इस फीस के अलावा कोई भी कमीशन हम मैनेजर को जनरली नहीं देंगे। एक पॉइंट आप कभी पढ़ोगे कि अगर इशू आता है रीट का, तो उस रीट इशू को वो मार्केट में ज्यादा एफर्ट लगाता है तो उसको सेल करवाने में, तो उसका कमीशन आपको मिल जाएगा, अदरवाइज कोई भी कमीशन इसको नहीं मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट की सारी जिम्मेवारी किसके कंधे पर, मैनेजर। उस पैसे को प्रॉपरली उसने इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं किया है, उसको ओवरसी कौन करेगा, तो पहले कौन, स्पॉन्सर किसको अपॉइंट करेगा, ट्रस्टी को। ट्रस्टी और स्पॉन्सर मिलकर किसको अपॉइंट करेंगे, समझ में आ रहा पूरा पक्का पक्का। अब इसके बाद क्या होगा इसमें, क्या सर रीट जो है क्या वो बोरोइंग्स ले सकता है, लोन ले सकता है, ठीक है। एक तरह से ये पैसा तो हमारा आएगा, एक टाइप से शेयर्स का पैसा आ गया, जो इनकम होगी तो वापस देना है, अगर इनकम नहीं हुई तो लॉस हुआ तो लॉस सहन करना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट या लॉस। एक को मैं बोलता हूं फर्स्ट पॉइंट, इसको मैं बोलता हूं सेकंड पॉइंट, इसको मैं बोलता हूं एक तरह से थर्ड पॉइंट, इसको मैं बोलता हूं, और पैसा कहां से आएगा, फोर्थ पॉइंट, इसको मैं बोलता हूं, रुको पैसा कहां लगाना वो, फिफ्थ पॉइंट। ये कौन है, लेंडर्स, ठीक है। अब यहां से आप क्या लोगे, बोरोइंग्स, यस बोरोइंग्स आर अलाउड, लेकिन इसकी ना 3 स्टेजेस होंगी बोरोइंग्स की। अब इसको मैं 3 स्टेजेस कॉन्सेप्ट में डिवाइड करूंगा, 3 स्टेजेस कॉन्सेप्ट, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, और अच्छा बनाते हैं इसको, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेजेस 5% से ज्यादा, सेकंड स्टेजेस 25% से ज्यादा, एंड द लास्ट स्टेजेस 49% तक। मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, अप टू। सर ये क्या लिख दिया, क्या टेक ओवर पढ़ रहे हैं हम या कुछ, हाँ उस जैसा सही है। अगर आप 5% से ज्यादा अगर बोरोइंग्स ले रहे हो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अगर हम ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा हमारा, बेसिकली हमें एक डिस्क्लोजर देना होगा। सर ये डिस्क्लोजर किसको जाएगा, हमारा सेबी को यानी बोर्ड को और स्टॉक एक्सचेंज, सेबी को और स्टॉक एक्सचेंज का डिस्क्लोजर हमारा प्रॉपरली जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो ये क्लास ले अच्छे तरीके से पढ़ लो, आगे सिर्फ सारी बस एक प्लेन रीडिंग के कॉन्सेप्ट्स रह जाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट इस चार्ट के अंदर ही आपका निकल जाएगा, इस चार्ट को आने वाले 1 या 2 चार्ट के अंदर, ठीक है। 5% या उससे ज्यादा आपको, अगर आप 5% अगर आप क्या करते हो, बोरिंग से लेते हो फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेबी को स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोजर देना। हर 5%, एवरी 5% जो भी अगर आप बोरिंग्स करते जाओगे तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब आपको पहुंच गए 25 तक, कोई दिक्कत नहीं, 25 पे पहुंच के डिस्क्लोजर दे दो। बट 25 से इमीडिएट अगर आपने 1% भी ज्यादा, अगर 1 रुपया भी अगर आपने ज्यादा बोरो कर लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बातें होंगी इसमें। पहली क्या करनी पड़ेगी, यूनिट होल्डर से सर अप्रूवल, यूनिट होल्डर से अप्रूवल, तो दैट मींस क्या इनकी मीटिंग होगी, यस। रीट की भी जैसे कंपनी की एजीएम होती है, ईजीएम होती है, इसी तरीके से रिक्विजिशनिस्ट ईजीएम होती है, इसी तरीके से रीट के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट होता है। इसकी भी एनुअल मीटिंग होती है, ईजीएम जो ईजीएम नहीं बोलेंगे बेसिकली, जब भी रिक्वायरमेंट बेस्ड मीटिंग होगी, और अगर यूनिट होल्डर्स चाहेंगे तो भी मीटिंग ईजीएम की बेसिकली रीट की होगी। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो इसी तरीके से इनका भी यस यूनिट होल्डर्स अप्रूवल होगी, प्लस हमें क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पहले बोलते हैं यूनिट होल्डर्स के अप्रूवल। सर ये कहां लिखा है यूनिट होल्डर्स के अप्रूवल, लिख लो, लिखने को जब आएगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। यस ये रेगुलेशन आपके सिलेबस का पार्ट है, रेगुलेशन नंबर 22 के अकॉर्डिंगली हम इसका अप्रूवल लेंगे। बेसिकली आंसर मैं आपको बता दूं, रेगुलेशन 22 आई गेस रेगुलेशन सब रेगुलेशन 5
और वो क्या बोलती है कि जो नंबर ऑफ यूनिट होल्डर्स इन द फेवर, जो कितने होंगे वो ज्यादा होंगे अगेंस्ट, बेसिकली ओआर, तो उसी को बोल सकते हैं। उसका एक बोलने का तरीका अलग होगा। तो ये होगा सर 49 का मतलब क्या है? 49 का अगर मैं बात करूं तो अप टू 49% ही बोरिंग्स अलाउड है, उससे ऊपर बोरिंग्स अलाउड नहीं है। उससे ऊपर आप विद अप्रूवल लेके भी और विदाउट अप्रूवल किसी भी रूट में आप नहीं जा सकते, मैक्सिमम 49। उसके बदले में हम बोरिंग्स लोन आया, उसके बदले में इंटरेस्ट देंगे। क्या मैं बोल सकता हूं कि वो तो हमें देना ही देना है, इंटरेस्ट तो देना ही देना है, लेकिन यूनिट होल्डर्स को जो हम इनकम देंगे उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट क्या है? वहां अगर प्रॉफिट हुआ तो देना है, लेकिन जो बोरिंग्स है वहां मैंडेटरी है, इंटरेस्ट तो आपका देना ही होगा। दैट इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट क्या होता है, क्या माना जाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पढ़ा हुआ अकाउंट्स के अंदर कॉन्सेप्ट, तो इतना समझ में आया। तो लैंडिंग कहां से हुई? यूनिट होल्डर से भी पैसा आया और लैंडर से भी पैसा आया। सर यहां से भी तो पैसा आया था, स्पॉन्सर से भी। क्या मैंने बताया था रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड में स्पॉन्सर पैसा नहीं लगाएगा, लेकिन यहां क्या है? मैंडेटरी स्पॉन्सर को कंट्रीब्यूशन करना होगा। स्पॉन्सर को क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूट, यानी यूनिट होल्डिंग नाम दूंगा मैं इसका। क्या आईसीडीआर में ऐसा कुछ पड़ा था? प्रोमोटर्स को भी 20% ऑफ द पोस्ट इशू, 20% ऑफ द, अगर हम एफपीओ की बात करें तो जो हमारा इमीडिएट इशू आ रहा है तो वो क्या करना पड़ेगा हमें? एटलीस्ट कम से कम प्रोमोटर्स को होल्ड करना पड़ेगा। इसी तरीके से यूनिट होल्डिंग का कॉन्सेप्ट भी यहां लेके आए, बट यहां 20% नहीं लेके आए, यहां क्या लेके आए? अगर वो एक से ज्यादा है तो बेसिकली 5% मान के चलते हैं, 3 वो है हमारे 5%, 5%, 5%, ठीक है ना? 5% आपको जनरली, क्या सिर्फ बस 15% ही होल्ड करना होगा? वहां तो एक उनको सबको 20% था, नहीं। इनको अगर मैं बात कर रहा हूं यहां इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं तो 5% आपको होल्ड करना होगा, बट यहीं पे इन एग्रीगेट इनको कितना परसेंट होल्ड करना होगा? 25%। अगर मैं बात करूं क्यूमुलेटिव, कलेक्टिवली बात करेंगे, क्यूमुलेटिव नहीं, कलेक्टिवली कितना? 25%। क्या सर पूरी लाइफ टाइम तक? यहां लिखेंगे अप टू 3 साल तक आपको क्या करना होगा? 25% होल्ड करना होगा। आफ्टर 3 इयर्स थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दी है सेबी ने, और यहां आपका ये बिलो कितना हो जाएगा? 15%। तो टू रिड्यूस टू, तो यहां लिख दें रिड्यूस टू 15%। समझ में आ रहा है? तो पहला तो क्राइटेरिया स्पॉन्सर बनने का, यहां से एक ही चीज निकल के आ गई। पहली होल्डिंग कौन करेगा? इनिशियल होल्डिंग स्पॉन्सर। 1% 5%, अगर एक से ज्यादा है तो सबकी मिला के 25। अब क्वेश्चन एक, अगर एक ही स्पॉन्सर हुआ तो अकेले को 25%। सर ये तो आ गई मिनिमम, मिनिमम कितनी? 25। माय क्वेश्चन इज दैट मैक्सिमम। पढ़ा था आईसीडीआर रूल 19, एससीआरए रूल्स पढ़े थे 1957 के। वो क्या बोलता है? मैक्सिमम जो नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 25%, यानी प्रोमोटर की 75%। उसी के अंदर क्यूआईबीज आ जाएंगे, उसी के अंदर अगर बुक बिल्डिंग इश्यू तो एंकर इन्वेस्टर सब कुछ। तो इसी तरीके से मिनिमम यहां इतना है और मैक्सिमम कितना है? 5%। कहां गया? क्या इसमें हमारा जो यूनिट होल्डर से इन्वेस्टमेंट है क्या वो 30% होगी? जो 5% है ना, ये आप पढ़ोगे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स का होगा, लाइक क्यूआईबीज। यस, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, फिलहाल के लिए लिख लो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। और जो रिमेनिंग 25% है, ये मिनिमम 25% जो होगा ये किसको देंगे? पब्लिक को। पब्लिक को जाएगा। दैट मीन्स क्या सर रीट की जो यूनिट्स होंगी क्या वो भी पब्लिक को इश्यू होगी? यस, ये यूनिट होल्डर्स कौन है? पब्लिक। अब क्वेश्चन राइज हो रहा है, क्या सर ऑलवेज पब्लिक होगा? क्वेश्चन सुनो, आंसर सुनो। ऑलवेज, जल्दी नहीं, ऑलवेज जो फर्स्ट इश्यू होगा रीट का, ध्यान से, जो फर्स्ट इश्यू होगा रीट का वो कैसे होगा? इनिशियल ऑफर, दैट मींस आईपीओ। हमेशा पहला जो भी वो मार्केट से पैसा उठाएगी वो इनिशियल ऑफर के थ्रू होगा। तो सर इनिशियल ऑफर के थ्रू होगा तो फिर इसमें भी तो बहुत सारी चीजें होंगी। ऑफर साइज कितना होगा, ऑफर प्राइस कितना होगा, कितने दिन तक के लिए ओपन रहेगा, क्या यहां भी कोई प्रोस्पेक्टस का या ऑफर डॉक्यूमेंट का कॉन्सेप्ट है? यस, सब कुछ है, सब कुछ है। बस इनिशियली मैंने आपको बता दिया, ऑलवेज एंड ऑलवेज रीट जो भी अपना पहला इशू पहला पैसा उठाएगी वो किससे उठाएगी? ऑलवेज इनिशियल ऑफर, दैट मींस पब्लिक से। यहां पब्लिक का मतलब क्या है? जो भी हमारे स्पॉन्सर हैं, जो भी उसके रिलेटिव हैं,
उनको हटा दो, स्पॉन्सर ग्रुप जैसे प्रोमोटर ग्रुप उनको हटा दो, उनके अलावा जो भी लोग होंगे वो कौन होंगे, कौन होंगे, पब्लिक। सर उनमें भी कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी, जो रिलेटिव के QIBs बेसिकली स्पॉन्सर या उसके एसोसिएट के जो रिलेटिव होंगे, अगर वो QIBs हैं तो वो रिलेटिव हमारे पब्लिक के अंदर काउंट कर लिए जाएंगे। वो हम अभी बाद में बात करेंगे उसके बारे में, हम अभी फिलहाल डिस्कशन नहीं कर रहे। तो ये कितने होने चाहिए मिनिमम, जैसे वहां 1000 है, अगर 1000 नहीं आए तो पब्लिक इशू फेल। यहां कितने हैं, 2, थोड़ी रिलैक्सेशन है। जैसे वहां मिनिमम शेयर का कोई प्राइस का वो है 10 रुपए है या 1 रुपए भी आप कितना कर लो, यहां जो मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको कितना करना है, कितना करना है, 50,000। जिसकी बुक में 2 लाख हो प्लीज उसको रेक्टिफाई कर लो, दैट इज 50,000। सर ऑफर साइज कितना होगा, एसएच कंपनी लो के अंदर या ICDR के अंदर तो नहीं है, यहां ऑफर साइज कितना होगा, मिनिमम 250 करोड़। ऑब्वियसली सर कोई भी अगर आप परचेज करने लिए चल जाओगे तो 200-300 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स को अगर परचेज करना है तो 500-500 करोड़ का होगा। तो मिनिमम ऑफर साइज कितना होगा, 250 करोड़। मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हो, 50,000। और जो लोट्स होंगी कितनी, किस लोट में, ट्रेडिंग लोट। अगर आपने चलो इनिशियली कर ली, उसके बाद अगर आपको बेचना है कुछ भी करना है तो वो कितनी होंगी, मिनिमम इनिशियली आपको कितनी करनी पड़ेगी, मतलब 100 को ही बेचना है, 100 को ही खरीदना है, उसी के लोट में आपका चलेगा। तो ऑल्दो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा इस टाइम, आप कहीं पे भी ओपन करोगे ब्रोकफील्ड आपको देखने के लिए नाम मिल जाएगा, और मैंने भी उसकी पीपीटी थोड़ी सी आपको स्क्रीनशॉट लेके इसमें डाले हैं जिससे आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो इतना समझ में आया सबको। तो पहला ऑलवेज क्या होगा, इनिशियल ऑफर। सर इसके बाद क्या हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो पब्लिक से करना तो फॉलो ऑन ऑफर, यहां इनिशियल ऑफर नाम होता है, IPO नहीं होता। उसके बाद फॉलो ऑन ऑफर नाम होगा, FPO नाम नहीं होगा, फ्रीक्वेंट पब्लिक ऑफर नहीं होगा। देन उसके बाद राइट इशू करना है, देन उसके बाद QIBs करना है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करना है, वटेवर बोनस इशू करना है, सब कुछ इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट अर्लियर जो पहला होगा उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल ऑफर। क्या सर इसको हम ट्रेड कर सकते हैं, तो इनिशियल लिस्टिंग इज मैंडेटरी, आपको इसको एटलीस्ट 1 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, उसमें आपको इसको लिस्ट करवाना होगा, सेम जैसा ICDR में विदिन 12 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। 12 दिन के अंदर अंदर आपको लिस्ट करवाना होगा। अगर आपका लिस्ट नहीं हुआ, प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं मिली अगर आपको लिस्टिंग की, देन आपका इशू इज फेल। जैसे वहां होता था सेम चीज यहां है। अगर आपको 200 होल्डर नहीं हुए, बाद में अगर आपका पैसा पूरा आ गया लेकिन 200 होल्डर नहीं हुए, आपका इशू इज, फिर आपको रिफंड करना पड़ेगा अमाउंट विदिन 12 डेज। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर आपको बेसिकली पे करना पड़ेगा। तो इनिशियल ऑफर आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज पब्लिक को देना होगा, प्लस वो लिस्टिंग करवाने मैंडेटरी है। इतना आपको सबको समझ में आया, जिससे हम इसको इजीली ट्रेड मार्केट में कर सकते हैं। डन ना, इतना सबको समझ में आ रहा है। बोरिंग्स वाला समझ में आ रहा है, उसके बदले में इंटरेस्ट देंगे। ट्रस्टी का समझ में आ रहा है, मैनेजर का समझ में आ रहा है, स्पॉन्सर का समझ में आ रहा है। अभी मैं स्पॉन्सर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे नहीं जा रहा हूं, अभी मैं मैनेजर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे नहीं जा रहा हूं, और ट्रस्टी के नहीं जा रहा हूं। ऑल्दो ये जो मैंने आपको यूनिट होल्डिंग बताया, एक इसका क्राइटेरिया ये हो चुका है। डन, इतना सबको समझ में आया। अब नोट करना तो 2 मिनट के लिए नोट कर सकते हो उसको, मतलब पॉज करके वीडियो, मैं यहाँ इसमें ब्रेक नहीं ले रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी, यहाँ मैं एक तरह से स्टार्ट करता हूँ। रेगुलेशन नंबर 4, कहने को मैं बोल रहा हूँ, याद रखने को रख रहा हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब स्पॉन्सर जो होंगे, हमने बात की सबसे पहली चीज इनकी क्या थी, यूनिट होल्डिंग। वो कितना होगा, 5%, 5%, 5%, एग्रीगेट 25%, घट के कितना आ जाएगा,
दूसरा, ऐसे अरे गहरे नथु खैरे इसके स्पॉन्सर नहीं बन सकते। नेटवर्थ एटलीस्ट 20 करोड़ नेटवर्थ ईच स्पॉन्सर की होनी, ठीक है ना। और अगर इनकी सबकी एग्रीगेट कर दें तो कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़। तो एटलीस्ट ईच इंडिविजुअल ईच स्पॉन्सर की 20 करोड़ और इन एग्रीगेट 100 करोड़। जब तक अगर आपकी स्पॉन्सर की नहीं होगी तो आप इसके एज अ स्पॉन्सर एलिजिबल नहीं हो, है ना। सेकंड क्राइटेरिया सबको समझ में है। थर्ड, किसी को और थर्ड बेसिकली एक्सपीरियंस। अब इनको ना स्पॉन्सर को एक्सपीरियंस होना चाहिए कितना, ईच स्पॉन्सर की बात की जा रही है, ईच ईच एटलीस्ट 5 ईयर। मतलब किस चीज का, टीचिंग का नहीं, एटलीस्ट 5 ईयर्स। दो बातें होंगी, या तो आपको डेवलप करने का किसमें, ऑफ रियल एस्टेट, या फिर फंड मैनेजर का हो ऑफ रियल एस्टेट। बात आ रही समझ में। अच्छा, अगर आप डेवलप कर रहे हो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट तो इसमें नहीं कंडीशन और होगी, वही स्पॉन्सर बनेगा जिसके एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके होंगे, जिसके 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके होंगे, रेवेन्यू आना स्टार्ट हो चुका होगा, तो ये कंडीशन इसके साथ। तो 3 कंडीशन, यूनिट होल्डिंग, नेटवर्थ और एक्सपीरियंस। एनी अदर कंडीशन, आई गेस यही किसी कंडीशन होगी और इसके अंदर कवर हो जाएंगे। सेकंड, ट्रस्टी, इसकी कोई कंडीशन नहीं, इसकी कोई कंडीशन, इसकी एक और अगर मैं इसमें बोलूं, फिट एंड प्रॉपर पर्सन होंगे, बस ये याद रखना, फिट एंड प्रॉपर पर्सन हो। बोलने को तो बोल सकता है कोई लीगल एक्शन इसके अगेंस्ट ना चलो, कोई प्रोसीडिंग्स ना चले, इंडिपेंडेंट हो। हाँ, ये ना कंपनी फॉर्म में भी हो सकता है, ये एलएलपी फॉर्म में भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है। ट्रस्टी, ये बेसिकली कौन होगा, ये वो होगा जो रजिस्टर्ड होगा कहां, सेबी डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन 1993 के अंदर। बस इसके यही बेसिक क्राइटेरिया है। और फिट एंड प्रॉपर पर्सन होगा, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और वो क्या नहीं होगा, वो बेसिकली स्पॉन्सर या मैनेजर के अंदर वो कुछ भी अपॉइंट या उसका कोई भी इंटरेस्ट उसमें ना दिलाओ, इंडिपेंडेंट, ठीक है। थर्ड, मैनेजर, इसकी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से थोड़ा सा। पहली बात तो एक याद रखना, ये ऑलवेज एंड ऑलवेज कंपनी या एलएलपी फॉर्म में होगा, ऑलवेज। सर इंडिविजुअल हो सकते हैं, बिग नो, यस यस। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, अगर वो कंपनी है या एलएलपी है तो पैसा, नेटवर्थ या टेंजिबल एसेट, नेट टेंजिबल एसेट या नेटवर्थ। अगर कंपनी है तो नेटवर्थ उसकी 10 करोड़ होनी चाहिए कम से कम, और अगर वो एलएलपी है तो उसकी टेंजिबल एसेट, नेट टेंजिबल एसेट 10 करोड़ होनी चाहिए। कुछ भी है एक ही होगा, तो वो चीज उसके अंदर हमें ध्यान देनी। सेकंड थिंग, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कितना होगा, और स्पॉन्सर की ना एक चीज और ध्यान रखनी है, जो स्पॉन्सर होगा उसका काम क्या होगा, वो डेवलप करेगा, एक्वायर करेगा, डेवलप करेगा और उसी को प्रमोट करेगा। बेसिकली किसमें, किसकी जो मेन काम होगा ना इसका, और एनी अदर एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होगा ये। मतलब बेसिकली ये टू डेवलप एंड मेंटेन, होल्ड और रिलीज पे देना, रेंट पे देना, इंसिडेंटल एक्टिविटीज, यही बस उसकी एक्टिविटीज होंगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। मैनेजर का क्या होगा, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 5 ईयर। क्या होगा, 5 ईयर एक्सपीरियंस। और एक इसकी थर्ड कंडीशन है, 2 की पर्सोनल इसके होने चाहिए, चाहे वो एलएलपी है चाहे वो कंपनी है, 2 की पर्सोनल होने चाहिए, और ईच हर एक का 5 ईयर एक्सपीरियंस होना जरूरी है, 5 ईयर। अच्छा, एक क्वेश्चन, स्पॉन्सर का जो एक्सपीरियंस था क्या वो इंडिविजुअली काउंट करना है? अगर स्पॉन्सर हो आप लेकिन आपको एक्सपीरियंस नहीं, आप नए नए खिलाड़ी हो, आप किसी को अपने साथ एसोसिएट बना लो,
उस एसोसिएट का एक्सपीरियंस होगा तो वो भी इसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो आप खुद, अब सर एसोसिएट की डेफिनेशन वही कंपनी लॉ वाली, वो भी और भी बात करेंगे, फिलहाल अगले बस टर्मिनोलॉजी सुन लो। एसोसिएट का खुद का, यानी यहां स्पॉन्सर का, और इट्स एसोसिएट, इनका ज्वाइंटली भी चेक कर लेंगे 5 ईयर एक्सपीरियंस। अब यहां ईच का होना चाहिए 5-5 साल एक्सपीरियंस, और यहां भी ऐसे ही है, मैनेजर या उसके बेसिकली मैनेजर, यहां तो मैनेजर का एक्सपीरियंस या उसके की पर्सनल। अच्छा, उसके डायरेक्टर वगैरह का एक्सपीरियंस है तो उसको ही हम काउंट करेंगे इसके मैनेजर का एक्सपीरियंस, ठीक है। जरूरी नहीं कंपनी का एक्सपीरियंस हो, उसके डायरेक्टर का एक्सपीरियंस, कंपनी में केस भी थे तो उसके डायरेक्टर का एक्सपीरियंस को भी हम काउंट करेंगे इसके मैनेजर का एक्सपीरियंस। तो यहां कौन सा एक्सपीरियंस, जैसे वहां हमने बात की डेवलप करना रियल एस्टेट को, और फंड मैनेजर को, फंड मैनेजर का आपको एक्सपीरियंस है, यहां 2 चीज और ऐड ऑन हो जाएंगी। ये देखो, ये 2 तो रहेंगी। यहां एक्सपीरियंस में अगर मैं बात करूं, यहां 2 चीज और ऐड हो जाएंगी, ये तो रहेंगी सेम। यहां एडवाइजरी सर्विसेज भी आप दे रहे हो, लिख लेना, यहां मेरे पास जगह नहीं है। एडवाइजरी सर्विसेज का एक्सपीरियंस हो, या फिर एक एक्सपीरियंस और होगा बेसिकली, एडवाइजरी सर्विसेज का एक्सपीरियंस होगा, और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होगा। एडवाइजरी सर्विसेज लिख लो थोड़ा सा, एडवाइजरी सर्विसेज का या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का इन रियल एस्टेट, और वही सेम 2 प्रोजेक्ट, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो 3 क्राइटेरिया हुए क्या, बस नहीं, 4 क्राइटेरिया भी है इसमें। लास्ट क्राइटेरिया इज, अगर आप कंपनी हो, अगर आप एलएलपी हो, कंपनी हो एलएलपी हो, कोई भी हो, अगर कंपनी हो तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर एलएलपी हो तो गवर्निंग बोर्ड, सबको पता है वो क्या होना चाहिए, उसका 50%, एटलीस्ट 50%, वर्ड यूज करूंगा 50% या उससे ज्यादा, 50% या उससे ज्यादा क्या होगा, इंडिपेंडेंट। क्या होगा, इंडिपेंडेंट, दोनों का 50% कम से बोर्ड इंडिपेंडेंट होगा, और प्लस में क्या होगा, कोई भी डायरेक्टर, अच्छा यहां ना सैबी ने कुछ ड्राफ्टिंग मिस्टेक करके नोट डायरेक्टर लिखा, वर्ड आएगा नो डायरेक्टर, नोट वर्ड नहीं आएगा, तो नो डायरेक्टर या फिर जो भी गवर्निंग बोर्ड का मेंबर होगा कोई भी, नो वन क्या नहीं होगा, डायरेक्टर या गवर्निंग बॉडी का मेंबर नहीं होगा, एनदर किसी दूसरी रीट के अंदर वो नहीं हो सकता, यानी इंडिपेंडेंट भी रहेगा, और कोई भी 50% तो इंडिपेंडेंट होंगे, और जो रिमेनिंग रह जाएंगे या फिर जो इंडिपेंडेंट होंगे वो भी किसी दूसरी रीट के अंदर, उसके अंदर डायरेक्टर या मैनेजर अपॉइंट नहीं होंगे, उसके स्पॉन्सर या मैनेजर के अंदर। इतना समझ में आ रहा है, सबको समझ में आया इतना। अब इतना तो आपको मैंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। एक चीज और, जैसे प्रोमोटर कंपनी को बनाता है, एप्लीकेशन कौन फाइल करता है कंपनी के बिहाफ पे जब तक कंपनी नहीं इफेक्ट में आती, प्रोमोटर। ऐसे कौन करता है, स्पॉन्सर, वो आप पढ़ोगे रेगुलेशन नंबर 3, ऑल्दो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट रेगुलेशन 3 बोलते हैं स्पॉन्सर इसके रीट के बिहाफ पे इसके रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करता है, और किस फॉर्म में करता है, फॉर्म ए, बेसिकली फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज। तो एप्लीकेशन जाएगी किसको, जाएगी बोर्ड के पास, सेबी के पास, और किस फॉर्म में, फॉर्म ए में। अच्छा, इनिशियल एप्लीकेशन जाएगी, और शेड्यूल 2 के अंदर, फॉर्म में कहां बताया गया, शेड्यूल 1 के अंदर, और अभी मैं बताऊंगा ऐसे कितने शेड्यूल्स हैं, क्या स्ट्रक्चर है, जब मैं रेगुलेशन पार्ट पे आऊंगा उससे पहले। तो शेड्यूल 1 के अंदर फॉर्म नंबर ए बोलता है, हम एप्लीकेशन फॉर्म है, रेगुलेशन नंबर 3 के अंदर वो एप्लीकेशन फॉर्म यूज होगा, हम सेबी को फाइल करेंगे, कौन करेगा, स्पॉन्सर ऑन द बिहाफ ऑफ बेसिकली रीट। देन उसके बाद उसके साथ एक नॉन रिफंडेबल फी जाएगी, और वो कहां बताएगी, शेड्यूल 2 के अंदर, और वो नॉन रिफंडेबल फी जो इनिशियली जाएगी, ये सिर्फ एक तरह से इन्फॉर्म करने के लिए है, 1 लाख रुपीज, फ्लैट अमाउंट 1 लाख रुपीज। देन उसके बाद अगर सेबी वहां से बोल देता है ठीक है हमें सब कुछ ठीक लग रहा है, एनालाइज स्पॉन्सर ठीक है, आपके ट्रस्ट ठीक है, अच्छा सबको ना, जो स्पॉन्सर उसको फाइल कर रहा है वो भी, और जो ट्रस्टी है वो भी, और मैनेजर वो भी, उस एप्लीकेशन के अंदर हम उसको आइडेंटिफाइड करेंगे, इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड करेंगे, ये पर्सन ये है, ये पर्सन ये है, ये पर्सन ये है, और उनको बेसिकली स्पॉन्सर वही एलिजिबल होंगे इस एप्लीकेशन लगाने के लिए। कुछ क्राइटेरिया आएगा रेगुलेशन नंबर 4 के अंदर ही, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वही स्पॉन्सर या स्पॉन्सर ग्रुप एलिजिबल होगा जो एप्लीकेशन लगाने के लिए, जो हमें आगे पढ़ेंगे। देन उसके बाद उसके साथ फी जाएगी 1 लाख रुपीज। देन सेबी वहां से आपको एक रेड झंडी दे देगा, लाल झंडी, हरी झंडी की, चलो भाई चलो चलो। देन उसके बाद आपको फिर उसके बाद दोबारा से आपको 10 लाख रुपीज फॉर्म बी के अंदर लगा के 10 लाख रुपीज आपको नॉन रिफंडेबल अमाउंट आपको पे करना है सेबी को। और कैसे करना है, बाय वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, या जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक मींस, एनईएफटी, आरटीजीएस, जो भी आप ऑनलाइन ट्रांसफर आप यूज करना चाहते हो, और इन द अकाउंट ऑफ सेबी, जो हेड ऑफिस सेबी का होगा। इतना समझ में आ रहा है सबको, एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। सेबी के पास एप्लीकेशन स्पॉन्सर लगाएगा,
रीट इफेक्ट में आएगी, रजिस्टर्ड रीट बन जाएगी, ट्रस्ट बनेगी, किसके बेनिफिट के लिए बनेगी, यूनिट होल्डर्स के बेनिफिट के लिए बनेगी। देन मैनेजर करेंगे, मैनेजर का काम क्या होगा, ऐसे मैनेजर अपॉइंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट बनेगा, ट्रस्ट डीड बनेगी, ट्रस्ट डीड में ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होंगी, रेगुलेशन 9 में बताएंगे, रेगुलेशन 10 में बताएंगे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड देन स्पॉन्सर की बताई जाएगी रेगुलेशन नंबर बेसिकली 11 के अंदर। एंड देन एक टर्म हो रहेगा, एनुअल ऑडिट करवाना पड़ेगा हमें, एनुअली ऑडिट करवाना पड़ेगा, तो ऑडिटर्स की भी आएंगी, वो आई गेस रेगुलेशन नंबर 13 के अंदर ऑडिटर की आएगी। एंड देन वैल्यूअर भी होगा, मैं आपको बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं होगा, आपको वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा ईयरली, जो भी रीट का बेनिफिट्स आए हैं, जो भी कुछ हुआ है ईयरली आपको इसमें क्या करवाना पड़ेगा, इसका वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा, एटलीस्ट एनुअली आपको करवाना पड़ेगा। और वो कौन करेगा, वैल्यूअर। वैल्यूअर कौन होगा, कंपनी एक्ट वाला वैल्यूअर, वही 247 वाला वैल्यूअर करेगा, उसके रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा रेगुलेशन नंबर 13 होगी, 12 होगी या 13 होगी, या फिर उधर से ऑडिटर की 12 होगी 13 होगी, मतलब उसमें हम चेक कर लेंगे, ऑल्दो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर। इतना समझ में आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन साल में 2 बार हो, 90 ओवरऑल मोटा मोटी मैं बता देता हूं कि जितना भी रीट का पैसा आएगा, रियल एस्टेट जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रीट के पास आएगा पैसा, जो भी प्रॉफिट आएगा, रेवेन्यू आएगा, उसका 90% मोटा मोटी आपको किसको देना होगा, यूनिट होल्डर्स को। कितनी बार, साल में 2 बार। वैल्यूएशन कितनी बार करवानी है, 1 बार। जितनी बार भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है उतनी बार आपको क्या करना पड़ेगा, एनएवी आपको इसकी निकालनी होगी। एनएवी का फॉर्मूला बताएंगे, तो दैट मींस 2 बार एनएवी काउंट होगी। 15 दिन के अंदर अंदर जब से आपने एनएवी निकाल ली है, उसके 15 डेज के अंदर अंदर डिस्ट्रीब्यूशन डिक्लेयर कर देना है। समझ में आ रहा है, 15 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रीब्यूशन डिक्लेयर कर देना है। अब ये चैप्टर आपके सामने भागेगा। अच्छा, रीट की नहीं, एक चीज और, ऐसे रीट नहीं, हमें जब एप्लीकेशन आएगा तो एक श्योरिटी देनी होगी, रीट की जो अपनी एसेट होगी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट एसेट, जो रीट की एसेट होगी ना, मतलब रीट की खुद की होल्डिंग, ध्यान से सुनना, रियल एस्टेट एसेट इसका मतलब क्या होगा, रीट की खुद की होल्डिंग प्लस रीट ने जो बोरिंग्स ली थी वो, तो रियल एस्टेट एसेट का मतलब क्या होगा, इसकी होल्डिंग ऑफ रियल एस्टेट एसेट, मतलब जो रियल एस्टेट एसेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे वो खुद की होल्डिंग, यानी लैंड अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, या फिर जो भी लैंड के ऊपर परमानेंटली कोई आपने इंप्रूवमेंट किया यानी बिल्डिंग बनाई है वो, या फिर जो भी उसके आस पास गैराज वगैरह जो भी चीज होंगी वो सारी चीज उसके अंदर काउंट होंगी। यानी जो रीट ने होल्ड किया है, क्या होल्ड किया है, रियल एस्टेट जो भी होल्ड किया है उसने, यानी प्रॉपर्टी होल्ड की है, या फिर अदर होल्डिंग्स, दैट मींस उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा रीट का, तो वो प्लस में जो उसने बोरिंग्स ली हैं, प्लस जो भी डेफर्ड पेमेंट है, लिख लो, लिखना चाहो तो बोरिंग्स डेफर्ड पेमेंट वो भी इसके अंदर काउंट होंगी, प्लस जो भी यूनिट होल्डर से पैसा आया है, आपने वो पूरा का पूरा नहीं लगाया, कुछ आ गया आपके पास, मतलब उस सारी को मिला लो, वो होगी हमारी रीट एसेट। तो वो एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, जब आप रीट एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहते हो उससे पहले आपकी एटलीस्ट 500 करोड़ रियल एस्टेट एसेट आपकी, यानी नेटवर्थ आपकी एक तरह से रीट की होनी। ऑफर साइज 250 करोड़ है, ये आपकी 500 करोड़ है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। सेम ऐसे ही इनकी यूनिट्स को भी इशू करेंगे, रेगुलेशन 14 आएगी, वो क्या बोलती है, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स। रेगुलेशन नंबर 15 आएगी, वो बोलती है ऑफर डॉक्यूमेंट एंड एडवर्टीजमेंट, जैसे कंपनी लॉ में सेक्शन 26 वगैरह एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे कि कोई भी चीज ऐसी अनफेयर उसके अंदर नहीं डालनी। रेगुलेशन नंबर 16 इशू एंड लिस्टिंग ऑफ यूनिट्स, कितने दिन के अंदर लिस्ट करवाना है, कहां कहां लिस्ट करवाना है, लिस्टिंग नहीं हुई तो क्या होगा क्या नहीं होगा। रेगुलेशन नंबर 17 बेसिकली जब हम पढ़ेंगे, 18 आएगी हमारी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट कहां कहां करनी है। देन जो भी हमारी आती जाएगी, रेगुलेशन नंबर 22 सिलेबस में होगी, उसके बाद 19, 20, 21 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लाइक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस वैल्यूअर से करवाना एंड ऑल दैट, वो चीज हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। 22 सिलेबस में है, 23 सिलेबस में, एंड देन 32 सिलेबस में होगी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बस एक लास्ट चीज और मुझे आपको एक ओवरव्यू में बतानी है कि क्या क्या इसमें बेसिक, रीट के पास पैसा कितना आएगा, वो कहां कहां पैसा लगा सकती है और कैसे कैसे वो पैसा लगा सकती है। इधर आ जाओ। ये आ गई हमारी कई सारी बातें होंगी। रीट ने रियल एस्टेट के अंदर, रियल एस्टेट एसेट्स के अंदर
डायरेक्टली लगा दिया। ठीक है, फिर जो रियल एस्टेट एसेट्स होंगी, क्या वो जरूरी है बेसिकली रीट को परचेज करनी है? जो रियल एस्टेट एसेट्स होंगे ना, वो या तो वो परचेज कर लेगा या वो लीज होल्ड कर लेगा। बट अगर वो परचेज करेगा तो क्या होगी? फ्री होल्ड। ये बात ध्यान रखना है, उसके ऊपर कोई भी मोर्गेज क्रिएट ऑलरेडी ना हो। मैनी टाइप्स ऑफ रीट्स होंगी, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमारे सिलेबस में बस एक ही टाइप की रीट है, तो अभी मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा, बट लास्ट में एक ओवरव्यू आपको दे दूंगा। तो परचेज करेगा तो वो फ्री होल्ड होनी चाहिए, या फिर वो लीज होल्ड भी ले सकता है। इस चीज को, लैंड को, कोई भी परमानेंटली उसके ऊपर हमने इंप्रूवमेंट की है उसको, जो भी उससे चीजें इंसिडेंटल चीजें हैं उसके आसपास वाली चीजें वो सारी, बट एग्रीकल्चरल लैंड इसके अंदर फॉल नहीं करेगी। एग्रीकल्चरल लैंड इसको रीट को परचेज नहीं करनी है, वो रियल एस्टेट एसेट्स के अंदर फॉल। क्या मोर्गेज फॉल करेगा? नहीं। मोर्गेज बैक सिक्योरिटीज फॉल करेंगी, वो हम बात करेंगे इसके। ठीक है, तो 28 इसको रीट को अपना पैसा कहां लगाना है? रियल एस्टेट। दूसरा भी क्या होगा? एक नया वर्ड सामने आएगा, ध्यान से सुनना है, कंफ्यूज नहीं होना। होल्डिंग कंपनी, इसको हम प्यार से बोलते हैं होल्ड को। क्या बोलते हैं? होल्ड को। नाम से पता लग रहा है कंपनी, तो एलएलपी नहीं होगी बेसिकली, ये क्या होगी? कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी, इसमें रीट होल्ड करेगा एंड देन ये क्या करेगी आगे? रियल एस्टेट। ऐसा क्यों? क्वेश्चन राइज होगा, सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, कंपनी जो है, कंपनीज की मैनेजमेंट स्ट्रांग होती है, वो आपको पैसा कमा के दे जाएगी। बट रीट जो है, ट्रस्ट है, उसकी मैनेजमेंट कंपैरेटिवली इतनी स्ट्रांग नहीं मानी जाती। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक प्रोफेशनली वे में सारी चीजें चलती है, तो इसलिए बोला गया होल्डको का कॉन्सेप्ट बीच में है। फिर क्या हुआ? वेट, रीट ने डायरेक्टली पैसा कहां लगाया? एस, सर ये वर्ड तो सुना सुना लग रहा है। यस, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। अब स्पेशल पर्पस व्हीकल एक के अंदर भी लगा सकता हूं और एक से ज्यादा के अंदर भी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसके अंदर पैसा लगाया, अब ये क्या करेगी? समझ में आ रहा है? एक केस ये बनेगा, रीट ने पैसा लगाया, एक मिनट क्लियर करने, रीट ने पैसा लगाया होल्डको में, होल्डको ने पैसा लगाया एसपीवी में, एसपीवी ने पैसा लगाया, डन ना? इससे ज्यादा तो मेरे को नहीं लगता कोई केस बनेगा और। ठीक है सर, अब हमें ना ये टर्म क्लियर नहीं हो रही, ये टर्म क्लियर नहीं हो रही। देखो एसपीवी को मैं स्टार्ट करता हूं एसपीवी से, दैट इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। इनका काम ही सिर्फ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना है, मतलब प्रोफेशनल्स हैं ये बनाई ही यूनिट इस चीज के लिए गई है कि जो अनप्रोफेशनल्स हैं उनको लॉस ना हो, और ये अपनी कुछ फीस में से चार्ज करके और वो सारा पैसा इनको दे दे। ये प्रोफेशनल्स की बनाई हुई एसपीवी होती है, बेसिकली स्पेशल पर्पस व्हीकल। नाम ही, पर्पस इसी चीज के लिए बनाई गई है, रियल एस्टेट के लिए। तो एसपीवी बेसिकली कंपनी फॉर्म में होगी, ये क्या होगी? कंपनी फॉर्म में होगी, और देन वो आगे प्रोफेशनली मैनेज करेगी। ठीक है, अच्छा कोई जरूरी नहीं है वो एसपीवी सिर्फ आप एक ही रीट का पैसा लेगी, एक से ज्यादा का भी हो सकता हो। बट थोड़ा सा ध्यान से एक चीज ध्यान रखना, एक सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल आपका, मैं इतना बोल सकता हूं, अब तक था लड्डू, ये है दिमाग लगाने वाली चीज। अब तक आपने पढ़ लिया, इजी था, रेगुलेशन नंबर 14(4) बिल्कुल इजी है। ये हम इसके लास्ट चरण में पहुंच रहे हैं, और ये है रेगुलेशन नंबर 3, इन्वेस्टमेंट कंडीशन। बात आ रही है समझ में? इन्वेस्टमेंट कंडीशन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जिस बच्चे ने ये पार्ट समझ लिया, रेगुलेशन समझ में आ जाएगी, अदरवाइज ये रेगुलेशन ऊपर से जाएगी। पहला केस मैंने क्या बताया? रीट ने डायरेक्टली पैसा लगा दिया रियल एस्टेट के अंदर, हो सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। केस नंबर 2, रीट ने पैसा लगा दिया होल्डको के अंदर, होल्डको ने पैसा लगा दिया रीट के इनडायरेक्टली। केस नंबर 3, रीट ने पैसा लगा दिया एसपीवी के अंदर, एसपीवी ने पैसा लगा दिया
रियल एस्टेट। केस नंबर 4 और मोस्ट इंपोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा टफ टिपिकल माना जाता है, लास्ट केस, केस नंबर 4। रीट ने पैसा लगा दिया होल्डको के अंदर, होल्डको ने पैसा लगा दिया एसपीवी के अंदर, और एसपीवी ने पैसा लगा दिया रियल एस्टेट के अंदर। एक चीज ध्यान रखना, जब भी रीट के अंदर क्या होगी, रीट की टोटल रीट एसेट, रीट की अपनी एसेट, तो रीट की जो भी अपनी एसेट्स होंगी, यानी दैट मींस जो भी रीट ने लिया है, कहां से लिया है, यूनिट होल्डर से, प्लस बोरोइंग से, प्लस डेफर्ड पेमेंट से, प्लस स्पॉन्सर से, तो जो भी रीट की अपनी एसेट्स होंगी उसका एटलीस्ट आप रीट को क्या करना होगा, 80% और एंड, मतलब 80-20 में इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। सर 80% जो रीट लगाएगा वो कहां लगाएगा, 80% जो रीट लगाएगा वो कहां लगाएगा, ध्यान से, कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटेड रियल एस्टेट। नाम से ही पता लग रहा है जो कंप्लीट है और जो रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, तो 80% रीट को वहां पैसा लगाना है, क्योंकि यूनिट होल्डर्स का पैसा लगाया, हम फ्रॉड नहीं करवा सकते कि उनके कंस्ट्रक्शन में पैसा लगवा के बैठ जाएं और 10 साल तक कंस्ट्रक्शन पूरी ना हो, 20 साल तक ना, और उनका पैसा फंस गया। जब तक पैसा नहीं आएगा यूनिट होल्डर्स को पैसा नहीं मिलेगा। तो बहुत सोच समझ के लोग बनाए गए हैं। कंप्लीटेड का मतलब सर क्या, जिसको, ध्यान से सुनना, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट किसने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, वर्ड लिख लेना, रेलेवेंट अथॉरिटी यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी एमसीडी ने बोल दिया यस सर ये आपका एक कंप्लीट हो चुकी है बिल्डिंग, अब आप इसको किसी और को सेल कर सकते हो, आप इसको किसी और को बेसिकली रेंट पे दे सकते हो। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जब इसका रेलेवेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको दे देगी, देन हम बोल सकते हैं दैट इज द कंप्लीटेड। रेवेन्यू जनरेटिंग का मतलब क्या है, कंप्लीट तो हो गई है, अब आपने अगर उस प्रॉपर्टी को रेंट, अगर वो प्रॉपर्टी अभी चढ़ी नहीं है किसी और के पास, अगर वो प्रॉपर्टी अभी इस लायक नहीं हुई है कि हम इसको, कंप्लीट हो गई है लेकिन अभी उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई विवाद चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रही है, नहीं, तो कंप्लीट भी और आपको रेवेन्यू दो पैसा जनरेट करके रेंट से इनकम आके, लीज के थ्रू इनकम आके आपको दे रही है, दैट इज द रेवेन्यू कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू। 80% पैसा वहां लगाना है सर, तो रिमेनिंग पैसा कहां जाएगा, यस अंडर कंस्ट्रक्शन में भी जा सकता है, कंप्लीटेड है लेकिन रेवेन्यू जनरेटेड नहीं है वहां भी जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे और बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, टीडीआर, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, लेकिन उसकी भी कंडीशन है, वो सिर्फ उन्हीं का ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट में पैसा लगाना है, उन्हीं को जो प्रोजेक्ट हमारे अभी अंडरगोइंग चल रहे होंगे, उन प्रोजेक्ट को आगे और एक्सपेंड करने के लिए हम वो राइट में परचेज कर रहे हैं। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट एक कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया था, कहां से, एफएसआई, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, तो उसके अंदर पैसा लगाना है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स के अंदर पैसा, किसके अंदर, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है हमारा और वो प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके फ्लोर स्पेस इंडेक्स के अंदर पैसा लगाना है। तो पढ़ेंगे आगे। अच्छा, मोर्गेज बैक सिक्योरिटीज के अंदर ये 20% में से लगाना है सारा, जो मैं आपको बोल रहा हूं, अंडर कंस्ट्रक्शन वहां भी मैक्सिमम 10%, तो ये इन सब के अंदर पैसे लगाएंगे, अभी हम पढ़ेंगे। तो ये पैसा, तो ये 80% यहां आना है, 20% कहां जाना है, ये सारा इनके थ्रू मैनेज होगा। समझ में आ रहा है? तो ये तो रीट को अपनी टोटल होल्डिंग का 80 और 80-20 रूल आपको देखना होगा। अब होल्डिंग जो कंपनी है, पहले इसी को पकड़ते हैं, कब ये मानी जाएगी कि हमारी होल्ड को है, कब मानी जाएगी। केस नंबर 2, पहले वाला कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये पहले वाला, ये 80-20 ना तीनों के लिए लगेगा, चारों के लिए, ऐसा नहीं बस पहले वाले के लिए लगेगा, चारों केसेस के लिए 80-20 रूल्स हमारा एप्लीकेबल होगा। अब बात आती है, बड़े ध्यान से, बिल्कुल, अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम हो तो इमीडिएट बेसिस पे जिस दिन क्लास लो उसी दिन मेरे को इवनिंग में 8 to 9 o'clock के बीच में क्वेश्चन पुट ऑन कर लो, क्योंकि अगर वो चीज गई, मैं बोल सकता हूं रात गई तो बात गई, अगर वो चीज गई तो उसके बाद वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद होल्डिंग कंपनी, जो भी होल्ड को है, अब होल्ड को कब हमारी होल्ड को बनेगी, नाम से पता लग रहा है होल्डिंग, लेकिन यहां ना थोड़ा सा कंपनीज एक्ट से हटके प्रोविजन है, ध्यान से, 50%, सर 50% तो कंपनीज एक्ट में भी, यहां इक्वल टू और 50% या उससे ज्यादा होल्ड को के इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर पैसा लगा दिया तो ये हमारी होल्ड को। अच्छा, एलएलपी भी हो सकती है ना होल्ड को, अगर ऑल्दो मैंने बोला था नहीं हो सकती, नाम से पता लग रहा कंपनी, एलएलपी भी हो सकती है, लेकिन अगर एलएलपी के 50% या उससे ज्यादा इंटरेस्ट के अंदर पैसा लगा दिया तो वो हमारी होल्ड को बनी। बात आ रही समझ में? तो केस नंबर 2 क्या बोलता है, वो हमारी होल्ड को कब बनेगी, जब होल्ड को के इक्विटी शेयर कैपिटल में या उसके इंटरेस्ट में 50% या उससे ज्यादा अगर हमने पैसा लगा दिया तो वो हमारी होल्ड को बन जाएगी।
तो क्या सर होल्डको को कितने परसेंट आगे लगाना है, ये हमारा बाय पर चांस ही हमारे सिलेबस के अंदर, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये रेगुलेशन के अंदर नहीं डाला गया, वो आगे कितना लगाएगा कितना नहीं लगाएगा, बट मतलब ऑल्दो उसको भी आगे अपना 100% ही आगे इन्वेस्ट करना होगा। अब केस नंबर 3, सर एसपीवी कब बनेगी? देखो एसपीवी कब बनेगी, पहले मैं केस नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, इसी के आगे अगर मैं 3 के बजाय 4 पे आऊं, 50% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर यहां लगा दिया इंटरेस्ट के अंदर। अब इन्होंने इनके 50% या उससे ज्यादा के अंदर लगा दिया, क्या समझे? वो इसके अंदर 50 और वो इसके अंदर 50, बट अल्टीमेटली तो मेरा कम हो गया, अल्टीमेटली तो मेरा कम हो गया। यानी मैंने इसमें 10 रुपए लगाए 20 में से, तो मेरा 50%, और उसके 10 में से मैं 5 लगा रहा हूं तो आगे, तो मेरा तो अल्टीमेटली कम होता जा रहा है। सैबी ने इसको पकड़ा, ध्यान से ये चीज है ना, जनरली आपको पढ़ते टाइम पे भी ट्रिक क्लिक नहीं करेगी। सैबी ने क्या बोला, अल्टीमेट होल्डिंग, रीट की जो अल्टीमेट होल्डिंग है, अल्टीमेट होल्डिंग इन एसपीवी कितनी होनी चाहिए, वो 26% और मोर, 26% या उससे ज्यादा अल्टीमेट होल्डिंग एसपीवी का कंट्रोल, एसपीवी पे रीट का कंट्रोल होना चाहिए, तभी उसको इफेक्टिव माना। ऑल्दो लो बोलता है 50% या उससे ज्यादा होल्डिंग में, और होल्डको का 50% या उससे ज्यादा, अर्लियर इट वाज 51%, पहले यहां 51% था, बट लो सैबी ने इसको चेंज किया और 50% किया रिसेंटली 2016-17 में। बट मुझे लगता है थोड़े टाइम के बाद ये अमेंडमेंट भी आने वाली है, या इक्वल टू को भी खत्म करने वाले हैं, क्योंकि जो दूसरी पार्टी रह जाएगी तो दैट मींस होल्डको में कोई और भी पैसा लगा सकता है, तो उनका भी तो कंट्रोल बराबर ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो वहां भी कॉन्सेप्ट आएगा, अभी आप पढ़ोगे इसमें कि होल्डको में या एसपीवी में जो आपने 50% लगाया, तो आप जितने भी प्रोपोर्शन में आपने पैसा लगाया उतने ही नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर या गवर्निंग बोर्ड के अंदर आपके होने चाहिए, और जो रिमेनिंग वालों ने लगाया है उनके होंगे, बट कोई भी वो ऐसा एक्ट नहीं करेंगे जो आपको रीट को या होल्डको को एसपीवी में, या फिर रीट को एसपीवी में, या फिर रीट को होल्डको में इस लॉ को कंप्लाई करने में, इस रेगुलेशन को कंप्लाई करने में बाढ़ करे बीच में। तो ऐसी चीजें आप पढ़ोगे, मतलब थोड़ा सा सैबी ने बोल दो करा है, बट ये 26% वाली बात लाजवाब सैबी ने। एक चीज और सैबी ने बताई, बट उससे पहले मैं यहां आऊंगा। अब एसपीवी तक तो यहां तो एक ही क्राइटेरिया, मतलब एक ही, मतलब 50-50 बैक से आ रहा है। अब एसपीवी के लिए कंडीशन सैबी ने लगा दिया, जैसे अपने लिए लगाई है ना रीट के लिए 80-20 वाली, ऐसे ही एसपीसी के भी, एसपीवी को भी 80% जो भी एसपीवी की होल्डिंग होगी, जो भी, वेदर वो रीट से आई है, कहीं और से आई, किसी और रीट से आई, कहीं से भी आई है, 80% उसको रियल एस्टेट एसेट में लगानी होगी। अच्छा यहां कोई वो नहीं है, वो वाला नहीं है कि इनकम जनरेटेड, रेवेन्यू जनरेटेड, ये जनरेटेड, वो जनरेटेड, वो वाला काम नहीं है, बट ये बोला गया कि 80% रियल एस्टेट जो भी एसेट एसपीवी के पास होगी वो उसको फर्दर रियल एस्टेट में। तो इसमें 2 रूल हो गए। कितने रूल लगेंगे एसपीवी पे? 2, एक तो पीछे से और एक आगे से, एक तो लेने का और एक देने का। होल्डको पे कितने लगेंगे? 1 रूल। रीट पे कितने लगेगा? मेन 1 रूल। बट 1 रूल में और ये तीनों बंद गए, कितना? 26% अल्टीमेट होल्डिंग एसपीवी के अंदर होनी चाहिए। एक चीज और, ठीक है भाई तुमने ऐसा कर दिया, अब सेबी ने एक चीज और पकड़ी, भाई तुम तो ना कहीं ना कहीं यूनिट होल्डर्स को घुमाए जा रहे हो, इतनी लंबी चेन बना दी यूनिट होल्डर्स को, कहां तक देखेगा जाके कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया है। सेबी ने क्या बोला, 51% या उससे ज्यादा जो भी कंसोलिडेटेड, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, कंसोलिडेटेड रिवेन्यू होगा, कंसोलिडेटेड रिवेन्यू होगा, इनकम होगी, जो भी होगी, इन तीनों की, कंसोलिडेटेड ऑफ किसका? रीट का खुद का जो आया है, यानी उसने कम लगाई है जो रिमेनिंग रह गया, प्लस में होल्डको का, प्लस में एसपी, तो इन तीनों का जो भी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू होगा उसका एटलीस्ट 51% हमारा कहां से आना चाहिए? कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटेड प्रॉपर्टी से मान लो, या फिर रेंटल इनकम से हमारा। दैट मींस उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? उस प्रॉपर्टी को रेंट पे या लीज पे, हाँ, तो 51% हमारा क्या आना चाहिए? रेवेन्यू हमारा रेंट से या लीज से रेवेन्यू आना। समझ में आ गई बात? तो यहां सेबी ने उसको पकड़ लिया, दबोच लिया यहां लाके। अब होल्डको के अंदर भी ये चीज बोली गई है, होल्डको का मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा? डेवलप करना, होल्ड कर, एक्वायर करना, होल्ड करना, और उसको आगे फर्दर मेंटेन रखना, किसको? रियल एस्टेट को, और किसी और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना। अच्छा, प्लस इंसिडेंटल एक्टिविटीज को देखना, लीज वगैरह इनमें देखना, मेंटेन करके चलो। एसपीवी का भी सेम है, बट एसपीवी के लिए कंडीशन लगा दी, एसपीवी को किसी दूसरी एसपीवी के अंदर पैसा नहीं लगाना। क्या ये एसपीवी इस एसपीवी में पैसा लगा सकती है? बात आगे समझ में? मुझे लगता है कि अगर आपने ये रेगुलेशन समझ ली, रेगुलेशन 18, तो आपने सब कुछ समझ लिया। रीट अब आपके टिप्स पे हो गया, इससे आगे रीट नहीं जाने वाला। समझ में आ गई बात?
तो एक से ज्यादा एसपीवी में भी पैसा लगा सकते हैं, आगे भी पैसा लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ 3-4 मोटी मोटी बातें मेरी सुन लो। मिनिमम एक पर्सन कितना पैसा लगा सकता है रीट में? 50,000 रुपए मिनिमम। अगर आपको बेचने हैं उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में तो 100 का लोट सेल होगा। मिनिमम एक रीट अपना पैसा जो उठाएगी वो मिनिमम ऑफर साइज कितना होगा? 250 करोड़। रीट की खुद की नेटवर्थ 500 करोड़ होगी। इनमें कंफ्यूज नहीं होना। सर ये पैसा हमने बोल तो दिया, इन्होंने यहां लगाना, अब इस यहां से जो पैसा आएगा वो कहां जाएगा? ध्यान से सुन लो एक बार इस कॉन्सेप्ट में। ये कॉन्सेप्ट रह गया था मेरा, ये रेगुलेशन 22 में आप पढ़ोगे, रेगुलेशन नंबर 22 को मैं बता रहा हूं। ये पैसा कहां आएगा? यहां से। ये क्या आएगा? रेंट आएगा या लीज से इंटरेस्ट आएगा, इनकम आएगी, यहां आएगा। एसपीवी, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, मैं मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो पूरा रीट कंप्लीट है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि इशू कितना करना है, ये करना है, वो करना है। ये पैसा कितना, ये सारा एसपीवी के पास आएगा ये पैसा। मैं पेन चेंज कर रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो। एसपीवी इस पैसे को कितना देगी होल्डको को? जो पैसा एसपीवी ने किसको, अपने प्रोपोर्शन में जितना होल्डको का प्रोपोर्शन होगा, इन प्रोपोर्शन। तो जो पैसा इसने दिया, लेट्स से इन्होंने जो भी इसका रेवेन्यू दिया, ठीक है, इससे जो रेवेन्यू है, अब ये रेवेन्यू इसको कितना देना है होल्डको? ये तो देगी इन प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग, इन प्रोपोर्शन लिख लेना है, इन प्रोपोर्शन ऑफ होल्डको। जितना भी होल्डको का प्रोपोर्शन है एसपीवी के अंदर उतना प्रोपोर्शन में दे देगी, जितनी इसकी रेवेन्यू उतना दे देगी अपनी फीस काट के, जो भी इनका कमीशन हो काट के। सर होल्डको को कितना रीट को देना है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं तो मैं ये वाला केस का क्वेश्चन जरूर बना के दूंगा। जो पैसा एसपीवी से आया वो पैसा रीट को कितना देना है? मान लो रीट होल्डको को भी कोई जरूरी नहीं अपना 100% होल्डिंग एसपीवी को देना, इस पैसे को भी होल्डको ने डायरेक्ट रियल एस्टेट में भी लगा दिया हो सकता नहीं केस भी। तो जो पैसा एसपीवी से आया वो पैसा कितना देना है? तो जो पैसा, फिलहाल के लिए इस केस को मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं बीच में, तो जो पैसा एसपीवी से आया है जो पैसा एसपीवी से आया वो 100% रीट को ना, 100% रीट के पास। जो पैसा एसपीवी पे हमने डायरेक्ट लगाया वो कहां जाए? वो पैसा हमें 90% रीट के पास। जो पैसा होल्डको के अंदर हमने लगाया वो कहां जाएगा? 90% कहां जाएगा? ठीक है, देन रीट उसको डिस्ट्रीब्यूट। इतना आ रहा है समझ में? बोल दो, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे रेगुलेशन नंबर 22 के बारे में, और इतना ज़्यादा हम इसमें नहीं जाना है क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट ओवरलैप हो गए, तो कॉन्सेप्ट से हम भटक जाएंगे करना। अब हम डेफिनेशन पार्ट की तरफ मूव करेंगे, बट आज की क्लास में नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें हमें सब कुछ चीज़ समझ में आई कुछ? एक बार हम अगर हम ओवरव्यू करें इसका, ये बैकग्राउंड में तो नहीं जा रहा हूं मैं। देन ये समझ में आया, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर दी, शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दी, रीट में कर दी। सर इन दोनों में डिफरेंस, इसमें स्पॉन्सर अपना पैसा नहीं लगा सकता, इसमें म्यूचुअल फंड को प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है और वो प्रॉपर्टी सेल करनी है, मेन बेनिफिट ही प्राइस एप्रिसिएशन से। बट इसमें प्रॉपर्टी एक्वायर करनी और प्रॉपर्टी को होल्ड करना एटलीस्ट 3 ईयर, उसके बाद करना तो आप सेल करो, बट उसके बाद की भी कंडीशन है आपको 90%, अगर आप री इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो 1 साल के अंदर अंदर, 90% आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वही चीज बोल रहे हैं, यहां आपका मेन बेनिफिट किससे देखा जाएगा? रेंटल इनकम से। वहां मेन बेनिफिट प्राइस है। आ रहा है इतना समझ में? तो ये हमें समझ में आया। अब ये हमें पूरा का पूरा हमने समझा था कि स्पॉन्सर होंगे, ट्रस्टी होगा, मैनेजर होगा, ट्रस्ट डीड बनेगी, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट बनेगा, रूल 19 रेगुलेशन 10 यूनिट होल्डर्स होंगे। एक यूनिट मिनिमम 50,000 लगा सकता है यूनिट होल्डर, ऑफर साइज 250 करोड़ का होगा, नेटवर्थ पूरी रीट की कितनी होगी? 500 करोड़ होगी, बोरिंग मैक्सिमम 49% होगी, 25% से ज्यादा जाना है तो यूनिट होल्डर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, प्लस क्रेडिट रेटिंग। और यूनिट होल्डर से अप्रूवल के लिए रेगुलेशन नंबर 22 को फॉलो करना, उसको 22 को फॉलो करना होगा, डिस्क्लोजर देना होगा, कहां? सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को देना होगा डिस्क्लोजर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी यहाँ। और ये इसकी अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अगर हम आते हैं तो स्पॉन्सर का 5% यूनिट होल्डिंग और एग्रीगेट 25%,
3 साल के बाद ये 15% पे ला सकते हैं। नेटवर्थ 20 करोड़, अगर ज्वाइंटली कितनी 100 करोड़ होनी चाहिए, ये घटा नहीं सकते। एक्सपीरियंस 5 साल, और इनमें 5 साल डेवलपमेंट करने में, फंड मैनेजर में फिट एंड प्रॉपर पर्सन वगैरह हो। इसको सिर्फ रजिस्टर्ड होना है था और किसी और में पैसा नहीं लगाना है, इनसे इंडिपेंडेंट रहना है। मैनेजर के 4 क्राइटेरिया थे, 10 करोड़ नेटवर्थ या टेंजिबल एसेट होगी, एक्सपीरियंस 5 साल इंडिविजुअली, अगर वहां एक्सपीरियंस या 2 से ज्यादा भी था, वहां कहता है एडवाइजरी सर्विसेज दे रहा है या फिर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होगा। देन अगर प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट होने चाहिए, 2 की पर्सनल होंगे, ईच चीज को 5-5 साल का एक्सपीरियंस होगा। कंपनी हो या एलएलपी हो, 50-50% बोर्ड या गवर्निंग बॉडी इंडिपेंडेंट होगी, प्लस वो किसी दूसरी रीट के अंदर डायरेक्टर या गवर्निंग बॉडी में मेंबर नहीं होगा। इतना समझ में आ रहा है। और रियल एस्टेट में पैसा लगाना है, और उसका मतलब क्या होगा, जो रीट की अपनी होल्डिंग्स हैं, जो यूनिट होल्डर्स का पैसा है, जो बोरिंग्स आई है, वो सारा मिला के उसका 80-20 में हमने जो रूल पढ़ा था, ठीक है, एलिजिबिलिटी। अब ये मैंने आपको बता दिया था पूरा का पूरा कि हमारा क्या था, होल्डको में पैसा लगाना है, एसबी में पैसा लगाना है, क्या क्या चलेगा, 80-20 रूल चलेगा, 50% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स में, इंटरेस्ट में पैसा लगाना। देन अगर एसपी भी है तो 80%, उसके बाद हमें एक ओपन एंडेड और मिल जाएगा। देन डिस्ट्रीब्यूशन 90, ओवरऑल मोटा मोटी मान लो 90% हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है किसको, मेंबर्स को, इस यूनिट होल्डर्स को। कितनी बार, साल में 2 बार। किस बेस पे, एनएवी होगी, तो साल में 2 बार एनएवी होगी, 1 बार वैल्यूएशन होगी, और उसके बाद 1 बार साल में अपडेशन होगी। यानी जब सेकंड टाइम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अपडेशन होगी बीच में, इन बिटवीन, और यानी 30 सितंबर वाले दिन होगी, और 15 अक्टूबर वाले दिन हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट 15 दिन में डिक्लेयर कर देना है। इतना समझ में आ रहा है सबको, पक्का पक्का। अब बस एक लास्ट चीज बस सुन लो, इसके अंदर कितनी रेगुलेशन है टोटल हमारी, सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2000 कब से इफेक्ट में आया, सितंबर 26, 2000, उसी दिन नोटिफाई, उसी दिन। टोटल 34, छोटा सा है, डिवाइडेड इनटू 9 चैप्टर प्लस 7। अरे बात समझ में, इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना। तो हमारे लिए जो ज्यादा जरूरी है इसमें, रेगुलेशन नंबर 2, सब रेगुलेशन 1 डेफिनेशन पार्ट, रेगुलेशन नंबर 4, रेगुलेशन 3 सिलेबस में नहीं है, रेगुलेशन नंबर 7A, ऑल्दो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर मॉड्यूल, बट एक डी क्लासिफिकेशन का एक नया कॉन्सेप्ट आया अभी 16 जून 2020, लेटेस्ट अमेंडमेंट है। मॉड्यूल ने अभी तक रिवाइज नहीं किया, बट मैंने आपका पूरा डी क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्सर। देन उसके बाद रेगुलेशन 14। अब चैप्टर नंबर 3 एक है, वो डील करता है रेगुलेशन नंबर 9, 10, 11, 12, 13। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं पहले बता रहा हूं सिलेबस में नहीं है। रेगुलेशन 14 मोस्ट इंपोर्टेंट, इनिशियल बेसिकली इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स। रेगुलेशन 15, 16 इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट स्टिल फिर भी है, मतलब सिलेबस का पार्ट है, हम इनको पढ़ेंगे। रेगुलेशन 15, रेगुलेशन 16 ऑफर डॉक्यूमेंट वगैरह और उसको फाइल कैसे करना, ऑफर डॉक्यूमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट, वो सारा है। रेगुलेशन 17 ये आएगी हमारी, इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन 18, अगर हम 18 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट कंडीशन, मोस्ट। रेगुलेशन 19, 20, 21 नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। रेगुलेशन 22 डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, या फिर यूनिट होल्डर्स के राइट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रेगुलेशन 23 आएगी, एंड लास्ट रेगुलेशन नंबर 30। और एक और आया अभी रिलैक्सेशन, और एक कॉन्सेप्ट और आएगा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। ये हमारे इस चैप्टर में पढ़ना है, आने वाली 2 या 3 क्लासेस के ऊपर लगने वाली है। एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया, इससे ज्यादा बढ़ना नहीं, इससे ज्यादा कभी आगे भाग भाग के पढ़े। एक बेसिक अगर हम बोल दे, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अपने आप में एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट माना गया था, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था लेकिन ऑल्टरनेटिव था, जो अब तक मार्केट में आ रहे थे उससे और बढ़ के एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेके आए। एंड हम बोल सकते हैं कि एक तरह से एक नया कॉन्सेप्ट इंडिया में आया, और जिसको हमने एक ऑल्टरनेटिव वे तो बोल ही सकते हैं, एक एडिशनल इसने सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का, फंडिंग का हमारा काम किया।
और पढ़ते रहना। इसका पेज नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का आप देख लेना एक बार। और इंडिया में टोटल अब तक 5 रीट्स हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें बात करने वाला हूं आप लोगों से कि बेसिकली कितने आज तक रीट के आईपीओ आए हैं। तो उस क्लास को मिस नहीं करना। स्टार्टिंग में कितने आईपीओ इंडिया में रीट के आए हैं, एक तो इनिशियली अभी आया है, अभी स्टार्ट होगा बेसिकली 3 फैब और 5 फैब तक वो रहेगा हमारा। और बेसिकली उससे पहले कितने आए हैं, एक लॉकडाउन के टाइम में आया था, जून जुलाई के मंथ में एक आई गेस आया था हमारा, और देन एक उसे लास्ट 2019 में हमें देखने के लिए मिला था। माइंडस्केप करके, वॉकफील्ड करके, और एक एम्बेसी रीट, ये बेसिकली आया था। और देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रीट इन इंडिया, 5 रीट है भारत में, और उनके अब तक 3 आईपीओ आए हैं। एक IIFL करके एक रीट है, उसका अभी तक कोई भी आईपीओ नहीं आया, अदरवाइज तीनों चारों के आईपीओ इंडिया में आ चुके हैं। NSE BSE दोनों पे लिस्टेड हैं, और फर्दर डिस्कशन करेंगे, विल डिस्कस मोर और नेक्स्ट क्लास। चलो, तो होप्स तो सारा रिवाइज भी हो गया और कंप्लीट भी हो गया है। डन।